माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, इधर ले आओ तुम पहले। श्री हरिमोहन शर्मा 111। आप रुकवा दो। विधानसभा का जो मैनेजमेंट है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आरोप लगा रहे हो। खंड 1 राज्य में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए संशोधित बजट प्रावधान 62.31 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसके विरुद्ध जनवरी 5 तक 22.76 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। विवरण प्रपत्र ए पर संलग्न है। खंड 2 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्कीम के अंतर्गत राज्य के 28 जिलों में जिस विधानसभा क्षेत्र में जितनी लागत के कार्य स्वीकृत किए गए हैं का विवरण प्रपत्र ब पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की लघु सिंचाई परियोजना के लिए आपने बताया है कि 62.31 करोड़ रुपए का आपका बजट प्रावधान है, लेकिन जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसने जो बताया है कि माइनर इरिगेशन में टोटल जो बजट प्रोविजन है वो 83 करोड़ 69 लाख 83,000 का 83 करोड़ 69 लाख 69.83 का इन्होंने माइनर इरिगेशन का बजट जो प्रोविजन है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने ये बताया है। तो एक तो ये अंतर आपके बताने में और प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें एक तो ये अंतर की। नंबर 2 कि अभी तक जनवरी तक आपने टोटल बजट प्रोविजन के माइनर इरिगेशन हेड में 22 करोड़ और 76 लाख रुपया खर्च करना बताया है, जो लगभग पूरे टोटल बजट का 1/3 है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और 10 महीने में आपने माइनर इरिगेशन में 1/3 बजट खर्च किया है, तो इसके रीजंस क्या है? नंबर 3 दूसरा आपका है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्कीम में आपने जहां भी एनीकट स्वीकृत किए जिस भी विधानसभा क्षेत्र में, उसके आपके मापदंड क्या है? और चौथा मेरा जो है वो ये है कि अब तक वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम के माइनर जो एनीकट्स हैं उसमें कितनी राशि खर्च आपने की है? उसमें कितनी राशि खर्च की? माननीय सदस्य, तो बहुत गलत बात है। बार बार की हिदायतों के बाद भी आप नहीं मान रहे हैं। खेद व्यक्त करता हूँ। जब्त करो ना। जब्त करिए मैं अध्यक्ष महोदय, अगर हमारा होता तो आप जब्त कर देते। अगर हमारा होता तो आप जब्त कर लेते। विधानसभा चलेगी, माननीय सदस्य, हिंडोली से आने वाले माननीय सदस्य, जब तक विधानसभा चलेगी आपका यहाँ पे रहेगा मोबाइल। विधानसभा तो हमेशा चलेगी सर। हाँ, यहाँ रख दीजिए। ठीक। राठौड़ साहब की जेब में फोटो वाला है, आपकी जेब में फोटो वाला है। ये देख लो। जब सभी माननीय सदस्यों को ये निवेदन किया गया है कि वो आते समय बंद कर दें इसे, तो फिर आप खुला क्यों रखते हैं? गलती हो गई ना साहब, जब भी तो क्षमा याचना करना पड़ा। चलिए। अन्य अध्यक्ष महोदय, खेद व्यक्त करने के बाद तो फिर इनको नहीं ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। खेद करने के बाद फिर क्या बच जाता है बाकी? आगे चलिए। नहीं, बार घंटियां बजा के खेद व्यक्त करते रहोगे थोड़ी चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि मैंने जो आंकड़े दिए 62.31 करोड़ और प्लानिंग डिपार्टमेंट ने दिए, उनमें अंतर का क्या कारण है या नहीं है? तो मैं आपको यही कह सकता हूँ, जो लेटेस्ट समय समय पर परिवर्तन होता रहता है उसके हिसाब से हमको जो टारगेट दिया 62.31 करोड़ का दिया है। दूसरा सवाल आपका है कि आपने 1/3 खर्च किया, तो पैसा खर्च तो आपको भी पता है कि ये मार्च तक होता है, फरवरी और मार्च में।
आपको विश्वास दिलाता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट का उपयोग हम करेंगे। अब कई कारण होते हैं, कई काम रुक जाते हैं, कई ठेकेदार टाइम से शुरू नहीं करता, कई जगह कोर्ट के स्टे आ जाते हैं, कई जगह जो है वर्क ऑर्डर टाइम पे नहीं देते हैं। अगर कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से किसी अधिकारी जानबूझ के इसमें खर्च करने में दिक्कत पैदा की है तो उसके खिलाफ तो हम कार्रवाई करते हैं। और इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर में आपने पूछा है खर्च कितना हुआ। अब मैं आपको बताऊं कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तो अभी हमने सैंक्शन किए, इसके अंदर एनीकट भी लिए हैं, टूटे फूटे जो वर्षों से हमारे ज़माने में जब हमारा राज था, बाढ़ आई उस समय टूटे जो 5 साल आपने ठीक नहीं कराए वो भी हमने इसमें लिए और ये सैंक्शन अभी हुए। और हमने एक आदेश ये भी जारी किया कि अकाल रात से इसको डबटेल किया जाए। इसलिए अभी मैं ये आंकड़े देने की स्थिति में नहीं हूँ कितने खर्च हुआ नहीं हुआ, पर हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि चाहे फेमिन से डबटेलिंग हो चाहे हमारा विभाग कराए, पर ये एनीकट्स हम 30 जून तक पूरे करवा दें। वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम में अब तक 22 करोड़ रुपए में से 1 पैसा भी इस सरकार की इस विभाग के द्वारा खर्च नहीं किया गया। ये तो 22 करोड़ लिखा है ना, किए जा चुके हैं। 1 पैसा खर्च नहीं किया। मैं नहीं, ये माइनर इरिगेशन हेड अलग है और वाटर हार्वेस्टिंग अलग है। माननीय अध्यक्ष जी, दोनों अलग अलग हेड हैं। अलग ही जवाब दिया आपको। आप सुनो ना, वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम में 22 करोड़ रुपए का इनका बजट प्रावधान था, जिसमें जनवरी तक ये 1 पैसा भी वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम में खर्च नहीं कर पाए। माइनर इरिगेशन हेड में जो इनके पास 83 करोड़ 0.69 लाख था, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि समय समय पर आंकड़े परिवर्तित होते रहते हैं, ये तो बजट प्रोविजन है आपका। 83 करोड़ का तो बजट प्रोविजन है और जो मुझे ये आंकड़े दिए आपके विभाग ने वो 31 दिसंबर के बाद दिए। तो क्या ये सारा बजट प्रोविजन 20-22 करोड़ रुपए का अंतर का ये आपने कोई जनवरी माह में कर दिया क्या? तीसरा मेरा आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय ये पूछना था कि वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम के तहत जो एनीकट्स आपने स्वीकृत किए, किसी विधानसभा क्षेत्र में तो आपने 25 कर दिए, किसी में 22 कर दिए, किसी में 15 कर दिए और हमारे जैसे जो शोरगुल करने वाले थे उनके यहाँ 2 कर दिए। तो ये अंतर का स्वीकृति करने का आपका मापदंड क्या है? चलिए, अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने हर सवाल का सही जवाब दिया। अब आप कह रहे हो 1 पैसा खर्च नहीं किया, आप तो कुछ भी कह सकते हो, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। बाकी काम शुरू कर दिए, सारे काम शुरू नहीं है मैं कह सकता हूँ। और 30 जून से पहले ऐसी बरसात भी नहीं आनी जिस पानी को रोकना हो। 30 जून तक मैं जितने भी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है सब बनवा दूंगा, आपको भरोसा दिलवाता हूँ। दूसरा, आपने कहा कि मानदंड क्या, मापदंड क्या, अब आप जानते हो पानी रोकने का मापदंड तो जहाँ पानी निकलता होगा, नाला होगा, कुछ होगा, वही तो बनाएंगे एनीकट। अब चूरू जिले में एनीकट के लिए कहते हैं राजेंद्र जी राठौड़ के मेरे एक नहीं हुआ तो कहाँ से बना दूंगा एनीकट? गंगानगर में कहाँ से बना देंगे? हनुमानगढ़ में एनीकट कैसे बढ़ जाएगा? आप बताइए मुझे। इसलिए आपके अगर कोई ऐसा सोर्स है जहां पर एनीकट बन सकता है तो किसी भी माननीय सदस्य को, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। पानी रोकने में कोई राजनीति नहीं है। किसान के खेत के लिए पानी चाहिए, चाहे वाटर लेवल ऊपर आए, चाहे सरफेस के पानी से उसका इरिगेशन हो। इसलिए मैं आपको भरोसा दिलवाता हूँ, अगर आपके किसी माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र में कितना ही बड़ा एनीकट बनने की संभावना होगी तो मैं उसको बनवाऊंगा। जितने माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आए उनको भी हमने सम्मिलित किया, विभाग के प्रस्ताव आए उनको भी सम्मिलित किया, पीएचडी के भी कुछ प्रस्ताव आएगा। हमारा सोर्स है यहाँ पर, अगर वाटर टैप हो जाता है तो हमारा सोर्स जो ऊपर आ जाएगा पानी, तो वो भी हमने सम्मिलित किया। इसलिए इसमें किसी भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। और माननीय सदस्य, आपकी केवल यही चिंता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके 30 जून तक ये सारा काम होना चाहिए तो मैं करवा दूंगा। 40 माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट तो हमने इस साल पूरे कर दी, 4 और कर देंगे। अब इसमें क्या गुंजाइश जो बार बार आप खड़े हो रहे पूछना चाह रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बाकी रह गया? सब कुछ तो कह दिया उन्होंने। जैसा आपका हुक्म साहब, बैठ जाता। क्या बाकी रहा? ठीक है साहब। श्री अशोक कुमार नवलखा, श्री अशोक कुमार नवलखा एब्सेंट। श्री भरत सिंह
क्या हरिमोहन जी 113 नहीं, अनुमति है, उनको अनुमति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तैयारी नहीं है आपकी। आप प्रश्न तो पूछो। कहाँ बताया? संख्या बोला नहीं क्या? बताई नहीं। प्रश्न संख्या 113। हाँ। 113। माननीय सभापति महोदय, हाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वर्ष 2004-05 में प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 2441 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर एवं माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत 401 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर तथा 206 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। विधानसभा क्षेत्रवार क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण प्रारंभिक शिक्षा का परिशिष्ट क पर तथा माध्यमिक शिक्षा का परिशिष्ट ख पर सदन के पटल पर रख दिया है। खंड 2, जी नहीं, ग्राम पंचायत मामोर के ग्राम केसोली में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है। खंड 3, जी हाँ, प्रारंभिक शिक्षा अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी कोटा से प्राप्त प्रस्तावों की प्रति परिशिष्ट ग पर तथा माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कोटा से प्राप्त प्रस्तावों की प्रति परिशिष्ट ग पर सदन के पटल पर रख दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान परिशिष्ट ख की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें विधानसभा क्षेत्रवार माननीय सदस्य ने पूछा है और शिक्षा मंत्री जी ने राजस्थान में 202 विधानसभा क्षेत्र बना दिए और जालोर जिले के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र है, इन्होंने 6 बना दिए। मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें निश्चित रूप से त्रुटि हुई है, मैंने भी देखा था। इसका कारण ये था कि जब वो पंचायत समिति के हिसाब से उन्होंने विद्यालय खोले हैं और कुछ विद्यालयों का पंचायत समिति टेलीफोन कर करके भी वो पंचायत समिति और विधानसभा क्षेत्र का फर्क नहीं कर सके। इस कारण से जालोर में 5 के बजाय 6 और 202 विधानसभा क्षेत्र है और मैंने उनका एक्सप्लेनेशन भी कॉल कर लिया है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और मेरे विधानसभा क्षेत्र का आपने इसमें नाम ही नहीं लिखा, 202 में भी। अगर उनके हाथ में हुआ तो आप साफ करेंगे। इतना अनर्थ मत करो माननीय अध्यक्ष महोदय। 202 में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, मैं नाम ही नहीं उसका। आपने बहुत आप लिखते हैं उसमें शून्य, आपने एक भी सेकंड नहीं खोली, मेरे यहाँ सीनियर नहीं खोली, लिखते तो सही। आपने कितने खोले थे कांग्रेस के राज में बीजेपी वालों के? हमने तो करम फोड़े इसलिए इधर आ गए, आप इधर आओगे क्या? करम काहेगा फोड़े? तुम तो खोलो मत, तुम्हारा राज आए तो, और हमारा राज आए तो तभी तुम्हारे ही खुले और हमारे खुले ही नहीं। Any more question? पूछूंगा तो मैं साहब, मैंने तो शुरू। शांत रहें, शांत रहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इसमें माइक में करंट आता है, कल भी आया, आज भी। इसको जरा दिखवाएगा। अगर सच नहीं बोलोगे तो करंट ही आएगा। हाँ नहीं, ये मजाक वाली बात नहीं साहब, इसको दिखवाएं। इसमें करंट, ये नाथू सिंह जी वाले में भी आया, इसमें भी आया। ये तो बड़ी आपको कोई सप्लीमेंट्री पूछनी है तो पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने बजट भाषण में ये कहा था कि 2 प्राइमरी स्कूलों के बीच में। हरिमोहन जी, इधर करंट इसलिए आता है, उधर करंट गायब हो गया, कहाँ से आएगा? ये ज्यादा करंट आना ही खराब रहता है। नहीं आने। मंत्रिमंडल में नहीं आओगे। आपने अपने बजट भाषण में ये कहा था कि 2 प्राथमिक विद्यालयों पर 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत करेंगे। बिल्कुल। और राजस्थान में सभी जिलों में ऐसा कोई स्थान नहीं बचेगा कि जहां 2 प्राथमिक विद्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हो। क्या आपने बजट भाषण में जो घोषणा की थी वो कर दिया इन्होंने? नहीं, वो सही है। हाँ? आप क्या कर दिया? आपके कोटा जिले में कुल 585 प्राइमरी स्कूल हैं और यूपीएस 294 हैं। ये 1:2 का रेशो लगभग बराबर है। दीगोज जो आपके विधानसभा क्षेत्र है उसमें 185
प्राइमरी स्कूल हैं उसमें से 82 यूपीएस हैं, थोड़ा सा अंतर है जो पूरा करने वाले हैं। माननीय, एक तो मैं आपके यूं कह दूं कि मैं कोटा जिले का नहीं हूं, मेरा जिला ही बूंदी है। आपने जो जिसकी ओर से प्रश्न पूछ रहे हैं वो कोटा जिले से जीमत है। मेरा जिला ही बूंदी है। दीगोद जो है, दीगोद कोटा जिले की ओर से आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सही, आप बूंदी का पूछे, बूंदी का बता दूंगा। बूंदी जिले में 2 प्राइमरी। ये बात तो सही है कि आप विधायक तो बूंदी के हो, लेकिन कोटा के आप धराशायी सांसद भी तो हो। बूंदी जिले में जो आपने घोषणा की थी पूरे मेरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है कि क्या आपने अपनी घोषणा के अनुरूप ये शिक्षा सत्र खत्म होने आ रहा है तो उन घोषणाओं के अनुरूप 2 प्राइमरी स्कूलों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय पूरे राजस्थान में खोल दिया। नंबर 2, आपने कितनी ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर एक भी इसको सेकेंडरी स्कूल को हायर सेकेंडरी में परिवर्तित नहीं किया, और उसके कारण क्या है? नंबर 3, आपने कितने स्थानों पर 3-3 माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किए और किसी विधानसभा क्षेत्र में 1 किया, तो उसका कारण क्या है? और क्या आप इन कमियों को दूर करने का या जहां जो कमियां हैं उनको विधिवत रूप से आप क्रमोन्नत करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में कुल 29,500 प्राथमिक विद्यालय सरकारी और 13,788 उच्च प्राथमिक विद्यालय इस समय है। 1000 का करीब फर्क आ रहा है। इस साल 1000 के अंतर को पूरा कर देंगे। इस प्रकार से सरकार ने जो बताया था कि 2 प्राथमिक विद्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा, उसको पूर्ण कर दिया और करीब करीब इसको पूर्ण कर भी लिया। एक दूसरा, इस समय जो स्थिति है वो ऐसी है कि करीब 8 ऐसे विधानसभा क्षेत्र भूल से मेरे से छूट गए हैं कि जिनमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं खुली। भूल से छूट गए ना। करना था, इन्होंने जो नहीं किया, बीजेपी के जो एमएलए थे उनमें इन्होंने किया नहीं, तो उनको करने के लिए बैकलॉग पूरा करना जरूरी था, इसलिए बैकलॉग पूरा किया आपने। ये बताइए, आप क्षेत्र को भूल गए क्या? छोड़ो से क्षेत्र को भूल गए। शिक्षा मंत्री जी, कम से कम शिक्षा की मांग पर कटौती प्रस्ताव में हमने नाम दिए, फिर भी कैसे छूट गए? बता रहा हूँ ना, भूल से छूट गया, बता रहा। दूसरा में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था वो मूल प्रश्न इनका ये था कि इनका पंचायत हेडक्वार्टर मामेर है, वहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है, ये आपका प्रश्न था। और ये पूछा था कि क्या उस विद्यालय के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने लिखा था। मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि राजस्थान के पंचायतों में एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें किसी न किसी जगह एक उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हो, लेकिन राजस्थान में 52 पंचायत हेडक्वार्टर ऐसे हैं जहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में जो चालू हो रहा है उन 52 में भी उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत कर दिए जाएंगे। इसके बाद राजस्थान में एक भी ऐसा पंचायत हेडक्वार्टर नहीं बचेगा। उसमें आपके प्रश्न का भी है, वो सुन लीजिए। अब पहले मेरा जवाब तो सुन लीजिए, जल्दी मत रो पंडित जी, बैठो। एक दूसरा मैं निवेदन ये कर रहा था कि विधानसभा क्षेत्र जो छूटे हैं उनमें कोई कांग्रेस के छूटे ऐसा नहीं है। किशनपोल छूट गया, हवा महल छूट गया, चोरी बाजार छूट गया, अपने इस प्रकार छूटे हैं। तो जो छूटे हुए हैं उनकी कमी, जयपुर ग्रामीण में एक तो खोल ही दिया है, हाँ तो सेकेंडरी खोल दिया, सीनियर सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ, वो भी खोल देंगे। तो मैंने कहा कि जिन जिन में बच गए, पहले मैंने कह दिया था आप धरने पर आकर बैठे थे, तो हमारी करौली में एक भी नहीं खुला साहब। करौली में बात सुन लीजिए ना, पहले मुझे जवाब दीजिए। एक बता दो मंत्री जी कि हमारे कहने से खोलोगे या अपनी मर्जी से खोलोगे? आपके कहने से खोल देंगे। ठीक, मापदंड ये कर लेंगे। ठीक है। मुझे पूछा था अभी मापदंड का जवाब तो सौरमल जी ने ठीक दे दिया कि दंड तो इनके पास था और माप आपके पास था, तो लेकिन मैं आपके मापदंडों को मान लूंगा। मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, लेकिन दूसरी जो चिंता की बात है वो ये है कि अभी माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी तकलीफ है कहते हुए कि 3800 ग्राम पंचायत ऐसे हैं इस समय जिसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही नहीं राजस्थान। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है
इसलिए इसका एक प्रोस्पेक्टिव प्लान बना रहे हैं कि कम से कम आने वाले 2-3 साल में राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति बने कि सभी पंचायतों में एक सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुले सरकारी, ताकि लोगों को इसका एडमिशन मिल सके। ये बहुत बड़ी समस्या आज हमारे सामने है और इसलिए मैं माननीय सदस्यों को एक और आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो शिक्षा की स्थिति है, शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी प्रकार से नहीं होगा। 237 पंचायत समितियों में एक भी पंचायत समिति ऐसी नहीं है जहाँ पर इस सरकार के आने के बाद में प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले हैं। इसलिए भेदभाव का कोई सवाल नहीं है। मैं कोई बैकलॉग की बात नहीं करता, न मैं आरोप लगाता हूं कि 5 साल तक, मैं नहीं लगा रहा हूं कि 5 साल तक बीजेपी के विधायकों के नहीं खुले होंगे। मैं लोढ़ा जी की बात मान रहा हूं कि हमने गलती कर दी, आप मत करो, इसलिए मैं उस गलती को नहीं दोहरा रहा हूं। हमने खोले, लेकिन मैं आपको अध्यक्ष महोदय बताना चाहूंगा कि राजस्थान में हमने नवीन प्राथमिक विद्यालय 2825 खोले हैं। इसे सरकार आने के बाद में 3926 राजीव गांधी पाठशालाओं को उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में बदला है, उसमें 1000 का भी क्रमोन्नयन बाकी है। इसी प्रकार से 3700 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में बदला है। 405 हायर सेकेंडरी स्कूल खोले हैं और 205 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले हैं। आचार्य तक के 2 विद्यालय खोले हैं, उपाध्याय के भी 2 खोले हैं। उपाध्याय से प्रवेश का उपाध्याय 5 किए हैं और प्रवेशिका तक 5 किए हैं। कुल मिलाकर 12,000 से ऊपर ये विद्यालय खोले गए हैं। मैं माननीय सदस्यों को आग्रह करूंगा कि शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और 200 विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के सरकार 200 विधानसभा क्षेत्रों की है, इसलिए निश्चित रूप से जो भी भेदभाव रहा उसको कहीं कमी रह गई है, भेदभाव तो रहा नहीं है, जहां भी कमी रह गई उसको पूरी कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा, नहीं मैं आपको जवाब मौका दूंगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी, जो कुछ घोषणा आप यहाँ पर करते हैं क्या उनका पूरा पालन कर लेते हैं? करीब हुआ, एक का नहीं हुआ है। जो हमने महिलाओं की बालिकाओं के लिए, मैं याद दिला रहा हूँ, बालिका शिक्षा के लिए भारत सरकार से एक प्रावधान था। हमारा प्रपोजल गया हुआ है कि जहाँ जहाँ बालिकाओं की संख्या 40% से अधिक है वहाँ भारत सरकार ने हमको कहा था उनकी सूची भेजिए। हमने वो सूची भेज दी, अभी तक स्वीकृति आई नहीं है। और मैं आपको अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहूँगा, उसका कारण है कि कैब की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भारत सरकार ने कमेटी बनाई है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, और उसका अध्यक्ष भी उन्होंने कृपा करके मुझे बनाया है। उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में उस पर भी जो भी प्राइमरी एजुकेशन का जो यूनिवर्सलाइजेशन हो रहा है, उसके बाद में सेकेंडरी एजुकेशन का भी जब होगा तो लड़कियों के जो विद्यालय 8वीं से 10वीं से 12वीं होने वाले हैं उनके बारे में होगा। इस बार के बजट में भी कुछ प्रावधान करने का माननीय मुख्यमंत्री से हमने आग्रह किया है। तो निश्चित रूप से इस पवित्र सदन में और कम से कम आपके सामने और आप अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री उसके बाद में लड़कियों के बारे में नहीं करें, जरूर करेंगे निश्चित रूप से। नहीं, आपने पिछले सदन में घोषणा की थी सत्र में, तमाम बच्चियों के तमाम स्कूल, चाहे वो प्राइमरी से मिडिल हो, चाहे मिडिल से सेकेंडरी हो, चाहे सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी हो, तमाम क्रमोन्नत किए जाएंगे। बेचारा दीना अध्यक्ष महोदय, उसकी इस घोषणा का पालन आपने नहीं किया। उसको करने की कोशिश करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ भी सौतेला व्यवहार हुआ है। करौली में एक भी स्कूल नहीं खुली। मैं माननीय मंत्री निवेदन करता हूँ, करौली में भी आप कब खोलोगे? हमारा निवेदन है आपसे, आप स्कूल खोला है हमारे यहाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरिमोहन शर्मा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई परंपरा चालू की है कि जिसका भी विधायक का जन्मदिन जिस दिन होगा उस दिन वो बधाई आगे होकर के देते हैं, और बधाई देने के साथ वो पूछते हैं कि बोलो क्या चाहिए। तो हमने पत्र लिखा था कि आपके जन्मदिन की बधाई को स्थायी रूप करने के लिए 2 स्कूलों में क्रमोन्नत चाहिए। सुनो, आप चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट से मेरे पास टेलीफोन किया कि आपकी यही 2 स्कूल में क्रमोन्नत करना है ना। हाँ, हमने अखबार में धन्यवाद दे दिया, अभी तक आदेश नहीं आया। तो वो जो धन्यवाद दिया वो मेरा सच साबित हो, मेहरबानी करके वो कार्रवाई तो कोशिश करें। तो आपने गलत बताया होगा, इसलिए नहीं हुआ वो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जहां आपने हर 3 हो गया काम, जय श्री राम, प्राथमिक विद्यालयों पे 2 पर 1, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जहां रेवेन्यू विलेज जहाँ 1000 की आबादी है वहाँ 2-2 आपने कर दी, और बहुत से रेवेन्यू विलेज ऐसे हैं जिनकी 2000 से भी ज्यादा आबादी है और उनमें कोई भी माध्यमिक विद्यालय, वो उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है। आपने अभी बताया कि 25 ऐसे
पंचायत PHQ हेडक्वार्टर हैं जिन पे मिडिल स्कूल की सुविधा नहीं है। तो ये भेद जो रेवेन्यू विलेज 2500 की आबादी है और उनमें आज तक भी हम इतने रेशनलाइजेशन करने के बाद भी उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है, क्या इस असमानता को एक पूरे राजस्थान के हिसाब से कि जहाँ आबादी के हिसाब से जो रेवेन्यू विलेज हैं, कम से कम हर रेवेन्यू विलेज जिसमें 500 से ज्यादा की आबादी है, प्रश्न ये क्या आबादी के हिसाब से जो रेवेन्यू विलेज उच्च प्राथमिक विद्यालय विहीन ग्राम है उनमें भी आप उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलकर इस असमानता को मिटाने का विचार रखती है क्या सरकार? उपाध्यक्ष महोदय, प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन का सार्वजनीकरण का काम सरकार कर रही है। माननीय सदस्य का सुझाव भी उसी ओर है। मैं निश्चित रूप से आप बता रहा हूँ कि आगे आने वाले सत्र में और खुलेंगे। इन 2-3 साल बाद में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बारे में जितने अधिक बात कर सकते हैं आपने कहा उसको भी ध्यान रखेंगे। इस बार भी अगर आप इस गांव में मतलब आप प्रस्ताव 2000 के आबादी के गांव और उसमें वो एक भी उच्च प्राथमिक नहीं है, और एक 1500 की आबादी है जिसमें 3 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे गांव अगर है, मतलब जिस तरह का भेद किसी भी गांव में कोई पॉलिटिकली रखने वाला नहीं है, उसके साथ जो भेद हो रहा है इसको आप किसी भी पक्ष विपक्ष किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, कोई पक्ष विपक्ष नहीं रखेंगे। ऐसे गाँव की आप सूची देंगे, कितने बड़े बड़े गाँव और उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो उनको निश्चित प्राथमिकता देंगे। से ये जानना चाहता हूं कि राजीव गांधी पाठशालाएं जो भवनहीन हैं, बहुत सारी राजस्थान में हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या उनके भवनों के निर्माण की व्यवस्था कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, जितने भी राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक पाठशालाओं में बदला गया है उन सब के लिए भवन निर्माण का पैसा दे दिया गया है एक, और जितनी नई प्राथमिक शालाएं खोली गई है उनका भी भवन निर्माण का पैसा दे दिया गया है, और जितनी उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गए उनका भी भवन निर्माण का पैसा दे दिया गया। अब जो भवनहीन बचे हुए हैं राजीव गांधी पाठशालाओं के बारे में ये पिछली सरकार ने तय कर लिया था। सरकार इस पर है कि इनको जल्दी से जल्दी सभी को प्राथमिक विद्यालय में बदल देंगे तो इनके भवन भी बन जाएंगे और इनके जो 2 नए अध्यापक हैं वो अध्यापक भी लगेंगे और ये EGS के जो सेंटर थे वो शिक्षा के अच्छे केंद्र बन जाए, इसलिए निश्चित रूप से उनमें देने की इनको कब तक किए जाने का, इनके भवन कब तक बन जाएंगे, इसके लिए मंत्री महोदय ने जल्दी से जल्दी बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री हीरालाल। 4 आपके बाकी में अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, राजस्थान वित्त निगम द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक के ऋण पर उपलब्ध ब्याज में 2% की छूट रियायत प्रदान की जाती है तथा ऋण आवेदन फीस में 50% की रियायत दी जाती है। खंड 2, जी हाँ, टोंक जिले में गत 3 वर्षों में उक्त श्रेणी के निम्न उद्यमियों को उनके सामने अंकित राशि के ऋण स्वीकृत किए गए थे। मैसर्स सोयल इंडस्ट्रीज देवली, मैसर्स सामरिया उद्योग टोंक, मैसर्स हेमंत इंडस्ट्रीज देवली, मैसर्स एडलकारी इंडस्ट्रीज टोंक, मैसर्स गायत्री एंटरप्राइजेज देवली, A1 इंजीनियर्स निवाई, मैसर्स वंदे गुरु स्टोन देवली। चालू वित्तीय वर्ष 2004-2005 में जनवरी तक 2 इकाइयों को 8,74,000 रुपये का ऋण स्वीकृत किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा, अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को वर्तमान में किस दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है? राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में क्या ये ब्याज दर ज़्यादा है? यदि हाँ तो कितनी? क्या माननीय मंत्री महोदय इस ब्याज दर को राष्ट्रीयकृत बैंकों के समक्ष करने का विचार रखते हैं? दूसरा, आप द्वारा वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को आवेदन फीस में 50% की रियायत दी जाती है, क्या आप उन्हें आवेदन शुल्क में 100% रियायत देने का विचार रखते हैं? पूरक प्रश्न संख्या 3, मैं ये जानना चाहूँगा कि टोंक जिले में पिछले 3 वर्षों में कितने उद्यमियों ने ऋण के लिए आवेदन किया और उनमें से कितने उद्यमियों को ऋण स्वीकृत किया? अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक ब्याज दर का प्रश्न है, हमारी वित्तीय संस्थाएं इस सरकार गठन के तुरंत पश्चात सिडबी से लोन एक MOU साइन किया और आज की तारीख में 7% से लेकर 12% तक ऋण उपलब्ध हो रहा है।
कॉमर्शियल बैंक्स में भी लगभग इसी अनुपात में, इसी इंटरेस्ट पर ऋण उपलब्ध हो रहा है। गुड बोरोवर्स और SC/ST कैंडिडेट्स को जो 2% की छूट दी है वो इसके अतिरिक्त है। इसके लिए जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है। जहां तक 50% एप्लीकेशन फीस में रियायत का प्रश्न है, अभी RFC और रिको दोनों इस स्थिति में नहीं है कि वित्तीय भार उसका संभाल लें। जिस दिन उसकी थोड़ी सी वित्तीय स्थिति सुधरेगी निश्चित रूप पर उसको भी विचार करेंगे। धन्यवाद। कितने आवेदन ये जवाब नहीं मिला मंत्री महोदय। आपने अध्यक्ष महोदय, माननीय, नहीं मेरे को तो करंट वैसे ही रहता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय निवाई से आने वाले माननीय विधायक ने पूछा है कि कितनी संख्या पूछी है एप्लीकेशंस। हालांकि ये मूल प्रश्न का इसका अंग नहीं है, इसलिए मैंने सूची नहीं मंगाई है। मैं सदन की पटल पर उसकी सूची मंगाकर उपस्थित कर दूंगा। गलती से मैंने गलत आंकड़ा दे दिया सदन में। ये कुल 35,913 प्राथमिक विद्यालय हैं। मैंने 29,000 बोल दिया था। 35,913 प्राथमिक विद्यालय हैं और 17,488 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इस प्रकार से 2 रेखा जो एवरेज था वो पूरा हो गया है राजस्थान में। ये मैं कहना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री रामचंद्र सराधना। 115। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, राज्य में 1 जनवरी 2004 से 31 जनवरी 2005 तक शहरी शराब पीने की घटनाएं जिला भीलवाड़ा के ग्राम अवलियास, बलवंतपुरा, बडला पुलिस थाना गुलाबपुरा, रायला पुलिस थाना बनेड़ा, जिला अलवर के ग्राम रामपुरा पुलिस थाना भिवाड़ी में, जिला जयपुर शहर दक्षिण के रेगरों का वाड़ा मोहल्ला सांगानेर पुलिस थाना सांगानेर में हुई है। इनमें कुल 28 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। विवरण संलग्न पृष्ठ अ पर वर्णित है। खंड 2, जहरी शराब के मृतक व्यक्तियों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी गई सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट ब में संलग्न है। खंड 3, यह सही नहीं है कि उक्त घटनाओं में जिला भीलवाड़ा एवं जिला अलवर में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत के सबूत प्राप्त हुए हैं। जिला जयपुर शहर दक्षिण में इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व द्वारा प्राथमिक जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच पूर्ण होने पर कस्बा सांगानेर मालपुरा गैस पुलिस चौकी के समस्त स्टाफ का स्थानांतरण पुलिस लाइन में किया जा चुका है। खंड 4, आबकारी विभाग द्वारा तैयार की गई कार्य योजना की प्रति परिशिष्ट स पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने खंड 2 में जवाब दिया है जहरीली शराब से मृतक व्यक्तियों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता दी गई है। इस सहायता में बड़ा अंतर है। भीलवाड़ा में मरने वालों को 50,000, अलवर में मरने वालों को 10,000। अलवर में मरने वालों को 10,000 कम क्यों दिए जा रहे हैं? या तो इनके पीने वालों के स्तर में अंतर था या कम ज़्यादा पीने का अंतर था। क्या कारण था कि इनके मरने वालों को इनमें भी अंतर करके एक को 50,000 दिया गया भीलवाड़ा वालों को और अलवर वालों को 10,000 दिया गया? पहला प्रश्न। दूसरा है, आपने तीसरे खंड का जवाब दिया है कि सही नहीं है कि भीलवाड़ा और अलवर में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस मिलीभगत में के सबूत प्राप्त हुए हैं। आपने कार्य योजना में एक बात बहुत जोरदार लिखी है कि स्थानीय पुलिस थाने के कर्मचारियों से संपर्क कर मदिरा का अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों की जानकारी करना और उनके विरुद्ध कार्रवाई करना। पुलिस थाने के कर्मचारियों से संपर्क करने के बाद में मदिरा बनाने वालों का अवैध निर्माण करने वालों को मालूम पड़ जाएगा, फिर जांच कौन करेगा? जब पुलिस विभाग के कर्मचारी इस बात में शामिल हैं, उनको ये मालूम है कि कहाँ कहाँ पर अवैध निर्माण होता है शराब का, तभी तो आप इन्होंने कार्य योजना में आपने शामिल किया है कि पुलिस वालों को पूछ करके हम इसका तलाश करेंगे। तीसरा मेरा प्रश्न है, आपने खंड 4 में दिया है आबकारी विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार कर ली गई है। मेरा इसमें यह सवाल है कि कार्य योजना कब से लागू हुई है और लागू होने के बाद में कहाँ क्रियान्वित की गई है, किस किस रूट पर क्या क्या जांच की गई और उसकी उपलब्धि क्या रही है, इसका जवाब बताएं माननीय मंत्री जी। क्या ये सही है
कि जिला आबकारी अधिकारी अलवर की मिली भगत से अवैध शराब का निर्माण होता है और यही कारण है कि अलवर के अंदर जो लोग मारे गए हैं उनमें जिला आबकारी अधिकारी की मिली भगत की वजह से यह हादसा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी में अलवर जिले में आपने माननीय मंत्री महोदय गांव जालोता विधानसभा क्षेत्र खैरतल का जिक्र नहीं किया, जहां 3 मौत हरिजनों की हुई थी ये जहरीली शराब पीने से। वहां प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी जाके आए थे, उन घरों में बैठ के आए थे। एक तो आप ये बताइए कि जालोता में भी ये मृत्यु हुई है और पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट है और वहां सब अखबारों में छपा है, उसको क्यों नहीं सम्मिलित किया गया? और दूसरा, जो रामपुरा भिवाड़ी अलवर में जिनकी मौत हुई है 17 की आपने मानी है। 17 की आपने इसलिए मानी है कि पोस्टमार्टम मतलब आपको अधिकृत 17 का ही आदमी का, वरना आदमी तो ज्यादा मरे थे। लेकिन 17 में से आपने सिर्फ 13 आदमियों को 10,000 रुपए की सहायता दी है। जैसे माननीय जमा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने 10,000 दिए हैं जबकि गरीब मरे और भीलवाड़े में 50,000 दिए। ये विसंगतियां क्यों हैं? क्या सरकार इनको भी 40-40 हजार रुपए, जिस तरह से वहां 50 किए यहाँ 50,000 रुपए करने के लिए 40,000 रुपए देने का विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जमा रावगढ़ ने जो है पहला प्रश्न ये कहा कि दोनों में मुआवजे में भिन्नता क्यों है। सामान्यतः इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती है, सबसे पहले कलेक्टर को इसके लिए ऑथराइज कर रखा है कि ऐसी जो भी एक्सीडेंटल या इस प्रकार की डेथ होती है वो तुरंत अपने फंड से 10,000 रुपया देने का उसको अधिकार है। और उसके तहत ये तीनों ही स्थानों पर 10,000 रुपया कलेक्टर ने जैसे ही घटना घटी, चाहे भीलवाड़ा की भी, वो 7 मई के दिन ही दे दिया था। बाद में भीलवाड़ा के द्वारा बार बार इसका रिप्रेजेंटेशन आता रहा कि हमें इनको अतिरिक्त सहायता दी जाए और इसके कारण से उनके पत्र के ऊपर जो पत्रावली चली, उस पत्रावली के आधार पर बाद में कुछ दिन बाद ये 40,000 की सहायता अतिरिक्त उसमें और दी। ये ही कारण दोनों के बीच में रहा। एक, आपने कहा कि हमारे यहाँ 17 लोगों की अलवर में मृत्यु हुई और आपने 13 का ही केवल सहायता जो दी है, उसका क्या कारण रहा? सामान्यतः इसमें क्या है कि इसमें 4 लोग ऐसे रहे थे, उतावलापन हो रहा है। 4 लोगों का ना, विशेष करके जैसे आपने सांगानेर का भी है, 4 लोगों की मृत्यु हुई लेकिन हमने सहायता 2 को दी, 2 को सहायता नहीं दी। और उसका एक कारण है कि हरिनारायण जो है ये स्वयं उस अवैध शराब बनाने का अभियुक्त था और इसके कारण से इसको सहायता नहीं दी। दूसरा, जो पूरनमल की जो डेथ हुई सांगानेर में, ये पूरनमल जो है वो मौके पर इसकी मृत्यु शराब से होना नहीं पाया गया और इसके कारण से फिर भी उसके परिवारजनों ने बाद में इसके बारे में कहा कि नहीं, इसकी शराब से ही मृत्यु हुई। तो इसकी एफएसएल की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई। अगर उसके अंदर ये आएगा कि वास्तव में ये भी शराब के कारण से इसकी मृत्यु हुई तो उसे भी निश्चित रूप से मिलेगा। रहा सवाल इसमें 4 लोग जो हैं अलवर का, इसमें फूली देवी, दाखीबाई, विजय सिंह गंभीर रूप से बीमार हो गए। उनके परिजन नहीं, ये भीलवाड़ा का था। ये जो है अंतिम संस्कार इनका भिवाड़ी में हुआ और उसके कारण से वो हमारे उस क्षेत्र से जो जिला कलेक्टर का अधिकार क्षेत्र था जहां उसकी मृत्यु होती है, वहीं वहां का जिला कलेक्टर सहायता राशि दे सकता है। इसको अन्य स्थान पर ले जाने के कारण से वो जो है उन्होंने इसमें सहायता नहीं की। इसी तरह से एक का जो है वो हमको फिर एप्लीकेशन प्राप्त हुई है जिसकी मृत्यु दिल्ली में हुई है और इसलिए ये जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो एक आदेश निकला हुआ है, उस आदेश के कारण से
दिनांक 27/5/2000 का निर्देश है कि किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना जिस जिले में मृत्यु हो जाती है उस जिला कलेक्टर द्वारा ही सहायता राशि दी जाती है। इस अड़चन के कारण से इन लोगों की मृत्यु अन्य जिले में होने के कारण से वहाँ के जिला कलेक्टर ने उन 4 लोगों को सहायता उपलब्ध नहीं कराई। फिर आपका एक प्रश्न है कि भाई आपने कार्य योजना में जो कुछ भी गाइडलाइन 40,000 जो गैप है इसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, इनको भी 40,000 रुपया और देना चाहेंगे नहीं चाहिए। है कि जो आपने अंतर है इसको रिप्रेजेंट वहाँ के लोग इसको सहायता राशि बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से फिर से अप्लाई करें। जिस प्रकार से भीलवाड़ा के बारे में निर्णय किया गया उसी प्रकार उनके प्रार्थना पत्र पर विचार करके और उसके बाद ही उसको हम रिलीज कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल रह गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जालोता में जो व्यक्ति मारे गए उनको आपने कितनी आर्थिक सहायता दी, और इस क्वेश्चन में जब एक निश्चित अवधि का प्रश्न पूछा गया तो जालोता का जिक्र क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि सहायता राशि में 40,000 का अंतर क्यों है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। एक स्थान पर आप अलग प्रकार की सहायता देते हैं इसलिए कि लोकसभा का चुनाव था, आपको ये सहायता 50,000 रुपये दिए तो सब जगह देनी चाहिए। तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि भीलवाड़ा में नामजद व्यक्ति जिनका FIR में नाम था उनको अभी तक आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। वो चुनाव लड़ रहे थे, चुनावों में भाग ले रहे थे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। और कुल मिलाकर रामपुर में 27 व्यक्ति मारे गए थे, उसमें आपने बहुत कम लोगों को सहायता दी, और ऐसे भी लोग हैं जो अलवर के अलावा दूसरे भीलवाड़ा या मारवाड़ के लोग थे उनको सहायता नहीं मिली, इसके क्या कारण रहे। एक पहले जवाब आने दीजिए। नहीं, इम्पोर्टेंट सबके हैं। अध्यक्ष महोदय, ये रोजगार और अवैध शराब से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं माननीय गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बार बार कार्रवाई। अध्यक्ष महोदय, ये उन कोटपुतली से आने वाले माननीय सदस्य पहले जवाब आने दें प्रतिपक्ष के नेता का, उसके बाद मैं आपको समय दूंगी समय। हाथ नीचे करिए। अध्यक्ष महोदय, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, क्योंकि आप प्रश्न इन्होंने जनवरी 2004 से और 2005 तक का मांगा है। ये घटना या तो उसके पहले की दिसंबर के होने के कारण से मेरे इसमें समाहित नहीं हो पाई। जालोता इसी बीच में अगर ये है तो निश्चित रूप से मेरे विभाग की गलती है, तो जिसने भी ये अगर सूचना देने में गलती की है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की। रहा सवाल आपका ये कि कलेक्टर साहब ने, हाँ, कलेक्टर साहब ने जालोता के लोगों को 10-10 हजार रुपए भी दिए हैं। पर मेरा शायद ये प्रश्न का जो तारीख होगी या तो उस तारीख के रामपुरा के बाद की है मंत्री महोदय, इसी पीरियड की। तो मैंने कह दिया अगर प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं आया तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके विरुद्ध जो कार्रवाई संभव होगी वो निश्चित रूप से करूंगा। इतना माननीय मंत्री जी, सवाल। माननीय मंत्री जी, ये जो भीलवाड़ा में दिए गए हैं ये सब केवल उनकी आश्रित पत्नियां हैं और है ही घर में, इसलिए 50-50 हजार रुपए दिए हैं। बाकी परिजनों को दिए हैं रुपए, पत्नी को नहीं दिए। यहाँ पत्नी के अलावा कोई कमाने वाला था नहीं पति के अलावा, इसलिए 50,000 रुपए दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा, जो 40,000 रुपए बाद में मुख्यमंत्री जी ने दिए वो पत्नियों को दिए, इसलिए पत्नियों का नाम है, वरना ये भिवाड़ी रामपुरा में भी जो दिए गए हैं उनकी पत्नियों को ही दिए गए हैं। और कलेक्टर की सेट लैंग्वेज है कि परिजनों को दिया गया। परिजनों में पत्नी भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है। और इतने गरीब आदमी है रामपुरा के तो मजदूरी करते हैं फैक्ट्रियों में दूर दूर से आकर। पत्नी आती है, वहाँ पत्नी का अलावा कोई होगा नहीं। पत्नी का है परिवारजनों में प्रथम स्थान पत्नी का, मृतक की पत्नी का प्रथम स्थान है। तो नहीं क्या बात कह रहे हैं आप? मैं पूर्व में कह चुका हूं कि उनके परिवारजन अतिरिक्त सहायता के लिए अगर अपना कोई प्रार्थना पत्र देंगे तो हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। रहा सवाल जहां आपने भीलवाड़ा के बारे में जो कहा कि भाई जितने लोग इसमें अभियुक्त थे सारे लोग गिरफ्तार नहीं हुए, ये बात सच है कि पहले ही दिन जिस दिन यह घटना हुई थी उसके ठीक दूसरे दिन 7 लोगों को पकड़ा था और उनको जेसीबी किया एक लंबे समय बाद में। उसी केस में 10 अभियुक्त और जो थे वो
नहीं गिरफ्तार हुए, ये बिल्कुल सच है। उसका कारण यह है कि इस केस तुरंत इस घटना के कुछ समय बाद ही ये तफ्तीश में चेंज होकर के गया और फिर एफएसएल की जो रिपोर्ट तक की इंतजारी की, उस एफएसएल की रिपोर्ट में एक केस में तो नेगेटिव था, एक में पॉजिटिव था। उसके कारण से उस रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई जो है वो रुकी हुई थी। अब उसकी रिपोर्ट अभी कुछ 15-20 रोज पहले ही आई है। उसको देख करके फिर उसके आधार पर इसमें से जिसकी नेगेटिव रिपोर्ट है उसको छोड़कर पॉजिटिव रिपोर्ट जिसकी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपकी अलवर जिले में इस अधिकारी कौन सा अधिकारी दोषी था इसके अंदर? अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में जो दोषी व्यक्ति था वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ रहा था और पुलिस उसको देख रही थी, उसकी चौकीदारी कर रही थी और उस अभियुक्त को भीलवाड़ा के जहरीली शराब कांड के मुख्य अभियुक्त ने चुनाव लड़ा है और उस चुनाव लड़ने के बाद उसको कैसे गिरफ्तार करते हैं ये लोग? इस चीज का अंदाजा करिए कि प्रशासन क्या काम कर रहा है, वहां पे पुलिस विभाग क्या कर रही है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं गृह मंत्री जी, ये कोई अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए वहां खुलेआम अभियुक्त घूम रहे हैं आपके, और आपने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, न किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ आपने कार्रवाई की। अवैध शराब पुलिस वालों की मिलीभगत से बांटी गई है, खुली बात है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। भाषण दे रहे अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र शर्मा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ये निवेदन करता हूं कि काफी लंबे समय से अवैध शराब की बात चल रही है और अवैध शराब के खिलाफ सरकार कार्यवाही भी करती है और जगह बार बार उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाती है। पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि अवैध शराब के अड्डे परमानेंट समाप्त करने के लिए उन लोगों को क्या रोजगार के साथ जोड़ करके, और सरकार पूरे राजस्थान में ऐसी योजना लाना चाहती है जिससे अवैध शराब बंद की जा सके और उनको रोजगार के साथ जोड़ा जा सके? अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना दे दूं। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए हर्ष है कि उड़ीसा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री प्रहलाद जी डोरा राज्यपाल दीर्घा से विधानसभा की कार्यवाही का अवलोकन कर रही है। अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा ही प्रश्न है। आप जवाब देने देना मंत्री जी को। मैं इसके साथ ही आ जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये शराब की दुखांतिका हमेशा घट रही है, इसके लिए कोई न कोई कारगर उपाय किए जाने चाहिए और अवैध शराब जो बनाने वाले हैं उनके खिलाफ किस धारा में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जब मर जाते हैं तो 304 रेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट के तहत ही शायद ये मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि ये 304 पार्ट 1 में दर्ज किए जाने चाहिए। इतना मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने ये दूसरा प्रश्न नहीं पुकारा है। माननीय गृह मंत्री जी ने बताया है कि 2 जगह इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि अवैध शराब निकालने वो शामिल थे। मान्यवर जो दिया जाता है सहायता परिजनों को दी जाती है, उसकी पत्नी को दी जाती है। उसकी पत्नी तो निकालने में नहीं थी, उसके बच्चे निकालने में नहीं थे, उनका क्या कसूर था जो आपने उनको नहीं दिया? यानी उनके परिवार के परिजनों को जो सहायता मिलती है वो मृतक को थोड़ी मिलती है, उसको परिजनों को मिलती है, आश्रित उनको मिलती है। तो आपने भेदभाव कैसे किया? अच्छा, हरिनारायण जो है पहले उन्होंने कारण बता दिया भेदभाव का। ऐसा है तो कारण उचित नहीं है ना, वो कारण उचित नहीं है। वो तो प्रिजन जो है, प्रिजन तो कह दिया कि वो परिवार जन उसकी पत्नी और बच्चे शराब निकालने थे। मैं कहता हूँ अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति प्रदान करें प्लीज। अध्यक्ष महोदय, निकालने में नहीं थे, वो हालत उसको पड़ी हुई थी, वो मर गए, अब उनको दंड पीछे। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ आपकी आए मैं कैच कर लूं, पर कैच करते करते आप छोड़ देते हैं मुझे। अध्यक्ष महोदय, आए कैच करने का मैंने बहुत प्रयास किया पर आप छोड़ देते हैं मेरे। अध्यक्ष, आपको तो इसके मदद करनी चाहिए। उसके परिवार को, उसकी पत्नी को, जो प्रथम हकदार है उसको आपने वंचित कैसे कर दिया? अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न है, जुड़ा हुआ सवाल है, मेरा प्रश्न का जवाब नहीं है। बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ आपके आए केस करने का। खड़े हैं ना अध्यक्ष महोदय, तो हरिनारायण को हमने पैसा नहीं दिया क्योंकि उसका परिवार स्वयं ये अवैध शराब बनाता था, और ये जो घटना हुई ये उसी में वो अभियुक्त था जिसके यहाँ से ये शराब इन लोगों को मिली थी,
जिनके कारण से ये दुखांति हुई थी, तो वह इसमें सम्मिलित था, उसका परिवार अवैध शराब बनाने में सम्मिलित था और इसके कारण से हमारा ये बना था कि इस प्रकार का धंधा करना जिसके कारण से और निर्दोष लोग जो है वो मौत के शिकार हुए, उस व्यक्ति को और या उस परिवार को सहायता दे करके, जिसके परिवार वाले सब जानते थे कि मेरे घर में ये अवैध शराब बनता है, लोग यहाँ से ले जा करके पीते हैं, उसकी जानकारी में थी। और इसके बाद भी अगर आप पुरस्कृत देना चाहते हैं तो जैसा सदन का महत्व हमें आपने चलान किया अध्यक्ष महोदय उसके परिवार में आपने किसी दूसरे का, किसी भी अडल्ट मेंबर का और माइनर का आपने उस अपराध के अंदर चलान किया था क्या? आपने कैसे मान लिया कि वो सब निकाल रहे थे? उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज उसी के खिलाफ है, एफआईआर उसी के नाम पर दर्ज हुई है और ये सारा जो केस है ये उसका ही वो अभियुक्त था, जिसके कारण से ये सांगानेर वाली जो घटना घटी है वो उसी के नाम से, उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। उसकी पत्नी के खिलाफ है क्या एफआईआर? उसकी पत्नी के खिलाफ है क्या एफआईआर? उसके पत्नियों के खिलाफ है क्या? मैं कह रहा हूँ कि जिस परिवार में शराब बन रहा है अवैध और घर के लोगों की अनजानी हो, ऐसे बाद में भी अगर आप सब सदन के लोग ये समझते हैं कि नहीं अवैध शराब बनाने वाले को वो स्वयं मर गया लेकिन परिवार को उसका फायदा दिया जाए, मैं सोचता हूँ इस प्रकार से तो हम बढ़ावा देंगे, ये ठीक नहीं होगा। ये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय एक छोटा सा सवाल रहेगा। मूल प्रश्न मेरा, मेरे मूल प्रश्न का जवाब नहीं आया माननीय अध्यक्ष जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद अध्यक्ष महोदय, माहिर साहब, अध्यक्ष महोदय मैं बहुत देर से निवेदन कर रहा हूँ आपसे बहुत देर से निवेदन कर रहा हूँ। आपने कहा था कि मैं आपको अनुमति दूंगा। अगला प्रश्न नहीं आप पुकारो, आपका ध्यान ही नहीं है हमारे। मैं बहुत देर से आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आपने कहा कि अनुमति स्थान ग्रहण करें। मोहम्मद माहिर आजाद। सरकार व्यापार करने वाले की मिली भगत से काम मूल प्रश्न का जवाब नहीं आया। एसटी की महिला सांगानेर में मर जाती है इस अवैध व्यापारियों के चंगुल में फंस के, उसको पीट पीट के मार देते हैं और सरकार कुछ नहीं करती है। एक बेरवा समाज की मीरा बेरवा जिसको अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी हाँ, मत्स्य पालक विकास अभिकरण भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, उदयपुर, जयपुर, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, पाली, चित्तौड़गढ़ एवं हनुमानगढ़ जिलों में कार्यरत थे। मई 1998 में मितव्ययिता की दृष्टि से राज्य सरकार ने इन अभिकरणों को समाप्त कर दिया। खंड 2 जी हाँ, सरकार निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु कृत संकल्प है। राज्य में इस संबंध में ग्रामीण युवकों को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण दिए जाने के साथ साथ केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत मत्स्य पालन से संबंधित निम्न गतिविधियों पर तकनीकी ज्ञान एवं आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। नंबर 1, निजी भूमि पर मछली पालन के तालाब का निर्माण। नंबर 2, पुराने तालाबों को मछली पालन के लिए उपयुक्त बनाने हेतु जीर्णोद्धार। नंबर 3, मछली पालन में काम आने वाले प्रथम वर्ष के उपादानों इनपुट के लिए सहायता। खंड 3, राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही समाप्त किए गए 15 मत्स्य पालक विकास अभिकरणों को परिवर्तित रूप से मार्च 2001 में पुनः स्थापित कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के खंड 1 का जो उत्तर दिया है कि जी हाँ, मत्स्य पालक विकास अभिकरण जो 16 जिलों में कार्यरत थे और जिनके माध्यम से हजारों SC, ST और माइनॉरिटीज़ के नौजवान अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, आपने जवाब दिया है कि हमने मितव्ययिता के कारण इनको समाप्त कर दिया था। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब आपने इनको मई 1998 में समाप्त किया तो इन पर राज्य सरकार का कितना पैसा व्यय हो रहा था? क्यों कि इन मत्स्य पालक विकास अभिकरणों का जो भी आप नौजवानों को मत्स्य पालन के लिए ऋण देते हैं, राज्य सरकार का उसमें एक भी पैसा नहीं लगता है। क्या ये सही है कि पूरा अनुदान और ऋण नाबार्ड से मिलता है? फिर राज्य सरकार का क्या व्यय हो रहा था जिसके कारण आप कह रहे हो कि हमने मितव्ययिता के कारण इन 16 मत्स्य पालक विकास अभिकरणों को समाप्त कर दिया? और दूसरा खंड, प्रश्न के खंड 2 में आपने उत्तर दिया है कि हम आज भी नौजवानों को प्रशिक्षण देकर
और आर्थिक सहयोग करके और इस चीज में सहयोग दे रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विगत 3 वर्षों में कितने नौजवानों को आपने प्रशिक्षण दिया और कितने लोगों को आपने मत्स्य पालन के लिए आर्थिक सहायता और अनुदान मुहैया कराया, कृपया संख्या बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने पूछा है कि इन योजनाओं में राज्य सरकार ने 1998 तक कितना खर्च किया, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि जब ये योजना प्रारंभ हुई 1975-76 में, तब इसमें 50% राज्यांश और 50% केंद्र से सहायता मिलती थी। इसमें 1991-92 में केंद्रीय अंश से 5.62 लाख रुपए और राज्य अंश से 5.62 लाख रुपए, इस प्रकार कुल 11.34 लाख रुपए खर्च हुए। इसी प्रकार 92-93 में 5.12 लाख और उतनी ही राशि राज्य सरकार के अंश के रूप में व्यय की गई। 1993-94 में 8.10 लाख, 1994-95 में 13.48 लाख, 1995-96 में 10.38 लाख। वो जो प्रश्न पूछा 98 में, वो 98 में जब बंद किया, जब बता दीजिए। 1900 अध्यक्ष महोदय 1998 में बता दो आप। अध्यक्ष महोदय 1998 में 5.07 केंद्र सरकार से और 5.07 राज्य से खर्च किया गया। इस प्रकार 10,14,000 रुपए खर्च किए गए। मेरा तो ये तो एक ही जवाब दिया आपने। माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 मत्स्य पालक विकास अभिकरणों को 16 जिलों में जो हजारों नौजवानों को रोजगार मुहैया करा रहे थे, सिर्फ 7 लाख रुपए के कारण आपने बंद कर दिया। आपने स्वयं ने जवाब दिया है कि 7 लाख रुपए में हो रहा था, 7 लाख के लिए 16 जिलों में बंद कर दिया। और मेरे प्रश्न के खंड 2 का जो उत्तर आपसे मैंने मांगा है कि आप ये भी बताएं कि अब आप कह रहे हो कि हम अभी भी दे रहे हैं, तो आपने कितने नौजवानों को, आप तो आपके 1 वर्ष का बता दें कि 1 वर्ष में कितने नौजवानों को प्रशिक्षण दिया और कितने लोगों को आपने जो है आर्थिक सहायता और अनुदान कितनी राशि दी है, बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण 1997-98 में 9,405 लोगों को। 97-98 नहीं साहब, मैं तो आपसे आप तो आपके सरकार में आने के बाद कितने लोगों को दिया ये बता दें। 2004 और 2005 में दिसंबर तक 562 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। आर्थिक पूरा बताओ ना, उनको आर्थिक अनुदान कितना दिया है, सहायता कितनी दी है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और अंतिम में आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने 1 मिनट, केंद्रीय सरकार 50% अगर आप नए FFDO के लिए वाहन खरीदें, 50% केंद्रीय सरकार देती है और 50% अगर अपनी निजी आय से खर्च करके वाहन खरीदना चाहते हैं क्योंकि पौंडों पर जाना पड़ेगा, तो आप इसकी अनुमति देने का इरादा रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये भी बता दीजिए। आप क्यों जवाब दे रहे हैं, मंत्री जी को देने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, 1981-82 में संस्थापन पर व्यय होने वाला सारा 50% पैसा तो केंद्र सरकार देती थी, उसको बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा संस्थापन के अलावा, जैसा आपने वाहन के बारे में कहा, ये अभी सारा कार्य मत्स्य पालन अभिकरण के माध्यम से किया जा रहा है और उनके पास सारे जिला स्तर पर वाहन उपलब्ध हैं। फिर भी यदि इस प्रकार का कोई विषय आएगा तो सरकार इस पर विचार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो आपसे पूछा, आपके पास प्रस्ताव आया हुआ है कि 50% तो केंद्र सरकार अनुदान दे रही है और 50% ये अपने निजी आय से वे करना चाहते हैं। वाहन खरीदने के लिए आपसे परमिशन मांगी है, आप उसकी परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो? नंदलाल मीणा पुकार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल मीणा। आप
आप ये एफएफडीओ वापस शुरू करने का इरादा रखते हो क्या? ये तो बताओ आप। हजारों लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इस संबंध में आप गंभीर नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आप ये एफएफडीओ वापस शुरू करके बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार मुहैया कराने का इरादा रखते हो क्या, या जो आप चला रहे हो? समाप्त हुआ, प्रश्नकाल समाप्त हुआ। ट्राइबल सब प्लान एरिया में आता है अध्यक्ष महोदय, और इसमें जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, कुल 537 गांवों में से अगर अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो एक एक पंचायत में 11 मजदूर लगाए। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, चलो ये फरवरी खत्म हो गए, 1 मार्च से आप कितने मजदूर एक एक पंचायत में बढ़ाने वाले हैं? माननीय सदस्य 11 की जगह 22 लगा देना। ये भी कम। इधर देख के बात नहीं करें अध्यक्ष महोदय, एक एक पंचायतों में, अध्यक्ष महोदय, एक एक पंचायत में 15 और 20 गांव और ढाणियां हैं, मजरे हैं। आदिवासी इलाके में एक पंचायत में 11 मजदूर की जगह सरकार कह रही है 22 लगा देंगे। एक पंचायत में अगर 22 मजदूर अगर सरकार लगाना चाहती है तो इसकी नीयत देखी जाए। ट्राइबल सप्लान इलाके में जहां आदिवासी मजदूरी के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है और सरकार 22 मजदूर लगाना चाहती है एक पंचायत में। ये सरकार का हाल है। अध्यक्ष महोदय, एक पंचायत में 15 गांव है और 11 मजदूर है। उपाध्यक्ष महोदय, एक पंचायत में जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी दे इनका ये कहना गलत है कि एक ग्राम पंचायत में 11 मजदूर हैं। पूरे चित्तौड़गढ़ जिले में केवल अरनौद और इनका जो प्रतापगढ़ है, 2 तहसीलों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है, जिसमें महा दिसंबर 2004 में 5100, महा जनवरी 2005 में 8800 और महा फरवरी में 12300 मजदूर नियोजित कर रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जो जवाब मुझे मिला है, अरनौद पंचायत समिति में 30 पंचायतें हैं और 179 गांव हैं और 2045 श्रमिक आज की तारीख में कार्यरत हैं। मैंने भाग लगा के देखा है, एक पंचायत में 11 मजदूर आ रहे हैं। मंत्री महोदय, ये किस तरह आज की तारीख में 12300 मजदूर कार्यरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जो जवाब मंत्री महोदय का सदन में रखना चाहता हूँ। प्रश्नकाल समाप्त हुआ, प्रश्नकाल समाप्त हुआ। स्थान ग्रहण कर लें, स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री मोहम्मद माहिर आज़ाद एवं अन्य 9 सदस्यों की ओर से बांसवाड़ा शहर में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास भवन के ढह जाने की घटना के संबंध में प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री मोहम्मद माहिर आज़ाद को इस घटना पर 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। श्री सीडी प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई है, श्री सीडी देवल सदस्य की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं में कार्मिकों की कमी के संबंध में, श्री लालचंद मेघवाल सदस्य की ओर से नगरपालिका रायसिंह नगर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की स्वीकृति देने के संबंध में, श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर सदस्य की ओर से भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन राशि में वृद्धि करने के संबंध में, श्री धर्मेंद्र कुमार मोची सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर के उपनिवेशन क्षेत्र की समस्या का समाधान करने के संबंध में, श्री कन्हैयालाल पाटीदार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पिड़ावा की पेयजल समस्या का समाधान करने के संबंध में, श्री नाथुराम आहारी सदस्य की ओर से उदयपुर डिवीजन के बीपीएल एपीएल परिवारों को हो रही परेशानी के संबंध में, डॉक्टर नाथू सिंह गुर्जर सदस्य की ओर से राजस्थान की गुर्जर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संबंध में, श्री हरीशचंद्र कुमावत सदस्य की ओर से राजकीय चिकित्सालय नावा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में, श्री वीरेंद्र बेनीवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र लूणकरणसर के काश्तकारों की सिंचाई सुविधा बहाल करने के संबंध में, श्री मोहनलाल गुप्ता सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनपोल की
कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों को नियमित करने के संबंध में। श्री हीरालाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र निवाई में खुली बजरी परिवहन से जनता को हो रही परेशानी के संबंध में। श्री दाताराम गुर्जर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में पीने के पानी की विकट समस्या के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना पढ़ने की अनुमति होगी। श्री मोहम्मद माहिर आज़ाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं राजस्थान के इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई होगी कि अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए 100 शैय्याओं का एक छात्रावास बांसवाड़ा में 4 जनवरी 2005 को तो उसकी छत डाली गई, 4 जनवरी को, और 21 जनवरी को उसकी शटरिंग खोली गई। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि 11 फरवरी को पूरा भवन मय छत के मय पिलर के गिर गया। मेरे समझ में नहीं आता, 72 लाख रुपए लगा करके आदिवासी बालिकाओं के लिए छात्रावास का भवन बन रहा था और सार्वजनिक निर्माण विभाग इसकी कार्यकारी संस्था थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखरेख में बन रहा था और माननीय अध्यक्ष महोदय 20 दिन के अंदर पूरा भवन गिर जाए और जिला हेडक्वार्टर जहां आपका अधिशासी अभियंता बैठता है, जहां आपका अधीक्षण अभियंता बैठता है, जहां आपका क्वालिटी कंट्रोल का कार्यालय है, जो उसका सैंपल समय समय पर कि सीमेंट कितना है, सरिये कितने हैं, मटेरियल कितना है, उसका सैंपल लेता है, और उसके बावजूद 20 दिन के अंदर ये भवन पूरा का पूरा गिर गया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और इससे बड़ी कमजोरी मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय दूसरी कोई हो नहीं सकती। लेकिन किया क्या, सार्वजनिक निर्माण विभाग और राज्य सरकार ने क्या किया कि बड़े अधिकारी कौन दोषी हैं उनको बचाने की कार्रवाई की और केवल एक जेईएन को और एक उस एईएन को जो 24 दिसंबर को ही वहां से कार्य मुक्त हो गया था, इन 2 को सस्पेंड करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे समझ में नहीं आता कि अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ ये सरकार इस तरीके का मजाक क्यों करना चाहती है। हमने ये तो सुना था कि कोई भवन बना, बरसात ज्यादा हो गई, उससे क्षतिग्रस्त हो गया, या कोई भूकंप आ गया हो गया। ना कोई भूकंप, ना कोई वर्षा, कुछ भी नहीं होने के बाद 20 दिन के अंदर ये भवन गिर करके और क्षतिग्रस्त हो गया और दोषी लोगों को सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी, राज्य सरकार बचाने का काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, बड़े न्याय अदब के साथ कि आदिवासियों के साथ इस तरीके का मजाक मत कीजिए। ये तो गनीमत हुई माननीय अध्यक्ष महोदय कि पंचायत चुनाव की आचार संहिता लग रही थी, इसलिए उस छात्रावास का उद्घाटन नहीं हो पाया। उसके लिए तारीख मांगी जा रही थी। अगर छात्रावास का उद्घाटन हो जाता और गलती से उसमें अगर बालिकाएं होती तो क्या स्थिति बनती। 10 तारीख को पेमेंट उठा लिया जाता है और 11 तारीख को पूरा भवन गिर जाता है। 20 दिन के अंदर राजस्थान में कोई बिल्डिंग आज तक अगर कभी गिरी हो तो मुझे बता दें। यहाँ माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरे विभाग में कोई भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, मैं जो है किसी तरीके की इस तरीके की कमी नहीं करने दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो एईएन आपका सतीश गुप्ता, जिसने उसकी ड्राइंग बनाई, जिसने उसकी पेंटिंग बनाई, जिसने उसका फाउंडेशन करा, जिसके समय में ये सारा कार्य हुआ, आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? आपने अधीक्षण अभियंता है श्री डीके थानवी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक की? आपने एससी ने, जिसने चेक पास किया एक्शन और एईएन ने, आपने बिल मंगाते थे, उन्होंने एक बार भी जाकर के उस छात्रावास का निरीक्षण किया, उसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की? आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का बांसवाड़ा जिला मुख्यालय वहां बैठा है, क्वालिटी कंट्रोल के लोग क्या उसका सैंपल लाए? अगर सैंपल लाए तो किस तारीख को लाए और उसकी क्या रिपोर्ट दी? इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ जो ये खिलवाड़ करने का काम जिन भी लोगों ने किया है, चाहे वो कुछ भी हो, उनको बचाने का काम मत कीजिए, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कीजिए। आप इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए और जो भी दोषी हैं, चाहे वो कितने भी बड़े अधिकारी हो और कितने बड़े पहुंच वाले हों, उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय,
हमारी भी बात सुन ले, क्योंकि मैं भी कुछ बांसवाड़ा जिले का मसला है। श्री जीतमल खाट। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी को मैं नहीं दूंगी इजाजत। सामान्य सदस्य महोदय ने बात कह दीजिए। अपनी बात कही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि ये मात्र पीडब्ल्यूडी विभाग अकेले का कहीं दोष होने का मामला नहीं। इसमें साथ साथ में हमारा ये जो टीएडी का जो छात्रावास, राजकीय कन्या महाविद्यालय का जो छात्राओं का जो 100 बेडेज का जो निर्माणाधीन छात्रावास था, उसमें जनजाति उपयोजना क्षेत्र के माध्यम से हमारा 72 लाख रुपया सैंक्शन हुआ था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ठीक है, इस छात्रावास की छत डल जाती, थोड़े समय के लिए ये छत रह भी जाती, लेकिन अगर साल भर बीतने के बाद में अगर ये गिरा होता और उसमें सपोज दैट अगर वहाँ बच्चियाँ अगर रुकती तो उनके साथ में क्या हादसा होता, कितने बच्चियों के जान के साथ में खिलवाड़ होता। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस निर्माणाधीन छात्रावास का जो कार्य प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 2004 को, और जिस जयन और अयन जो वहाँ पर जो कार्य शुरू हुआ था उस समय वो थे, और जो छत जिस समय डली है उसमें अयन बदल जाता है, उस अयन को वहाँ को सस्पेंड कर दिया जाता है, जबकि छत डलने की तारीख जैसा आपने बताया 4/1/2005 को, छत खोलने की तारीख 21/5/2005 को, और छत गिरने की तारीख 11 फरवरी 2005 को वहाँ पर सस्पेंड किया जाता है। सतीश चंद्र गुप्ता को सस्पेंड नहीं किया जाता है। वहाँ पर कार्यरत क्या नाम है, लाड मोहम्मद, वहाँ पर सहायक अभियंता को वहाँ पर, जबकि वो मौके पर कार्यरत नहीं था, उसके अंडर में वो काम उस समय वो देख रेख में नहीं चल रहा था, फिर भी उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हमारे जनजाति मंत्री भी महोदय यहाँ विराजे हुए, मैं आपसे भी आपके माध्यम से उनका भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आपने भी क्या देख रेख की, 72 लाख रुपये। इतना ही नहीं, बांसवाड़ा जिले के अंदर पीएमजीवाई सड़कों के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है राजस्थान के अंदर कहीं नहीं हुआ होगा। और मैं ये कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी, आप बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप बड़े जागरूक व्यक्ति हैं, और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये 2 महीने के दरमियान के अंदर छत गिर सकती है। ये 20 दिन के अंदर कितना बड़ा हादसा हो सकता था बांसवाड़ा जिला की उन बालिकाओं के साथ में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये तो एक छत गिरी है। अगर आप हिम्मत हो आपकी, अगर पूरे मंशा हो आपकी, एसटी के जेईएन को, माइनॉरिटी के एईएन को सस्पेंड कर दिया, परंतु जो लोग जिम्मेदार हैं उन लोगों की तरफ आपने नजर उठा के नहीं देखा। आपकी हिम्मत है तो उसको सस्पेंड करके दिखाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वो डीके थानवी, सतीश गुप्ता जो लंबे समय से वहां बैठे हुए, और इतना ही नहीं, अगर पीएमजीवाई सड़कों का अगर वहां पर जांच करा ली जाए तो सब जिले के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार वहां निकलेगा। बीच में व्यवधान नहीं डालें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा गंभीर विषय है। अगर कल को इन 100 बालिकाओं का अगर रहने की वहां पुख्ता व्यवस्था हो जाती तो 100 में से कितनी बच्चियों की जान गंवानी पड़ सकती थी, वो स्थिति। इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। माननीय मंत्री जी, आप काफी गंभीर व्यक्ति हैं, मैं आपसे चाहूंगा कि वह निष्पक्ष जांच मात्र इस आश्रम छात्रावास का ही नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि इस पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर ये प्रधानमंत्री सड़कों के माध्यम से जितना बड़ा घोटाला हुआ है, आप पूरी जांच करवाइए। ये चाहे कांग्रेस शासन का हो चाहे आपके शासनकाल को, लेकिन जिस तरीके से जो बड़े अधिकारी जिस गंभीरता के साथ में काम नहीं कर रहे हैं, आपके सरकारी नियमों और कानून कायदों को ताक में रख करके काम कर रहे हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है। मानगढ़ का भी हो चाहे कोई भी हो, मतलब ये कांग्रेस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस हो बीजेपी, मैं किसी सरकार के आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अधिकारी वर्ग जिस तरीके से इस इतने बड़े घोटाले के अंदर फंसे हुए और इतना बड़ा अपनी रहमी के साथ में इन बच्चियों के साथ में
इनके जान गंवाने की स्थिति में ऐसा बड़ा खिलवाड़ करने का जो काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से इसकी गंभीर जांच बिठाई जाए और ऐसा क्या क्या कारण है कि सतीश गुप्ता और डी के थानवी को क्यों बचाया जा रहा है, इस पर भी सदन में इस बात को रखना चाहिए। धन्यवाद। बांसवाड़ा जिले में चाहे आदिवासियों का ये कन्या छात्रावास हो या बांसवाड़ा जिले में जो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए जलियांवाला बाग से भी भयंकर जो है नरसंहार हुआ था मानगढ़ धाम पर, उसके लिए राजस्थान सरकार ने कांग्रेस के राज में वहां पर एक स्मारक, शहीद स्मारक बनाया गया। तरतापुर्ति में उसका उद्घाटन किया गया और आज हालत यह है कि वो शहीद स्मारक जिस तरह से किसी दीवार, कच्ची दीवार के वेल्डे नीचे गिरते हैं उस तरह से गिर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से चाहता हूं कि छात्रावास का जो ध्वस्त हुआ उसका और मानगढ़ धाम की जो स्थिति बनी है निर्माण विभाग के माध्यम से ऐसा हुआ है, इसमें कितने की घपले हुए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ठीक है विराजी। मंत्री जी। मान्यवर मेरा आग्रह है कि पीपल खूट आदिवासी कन्या छात्रावास का जो बारियां जो है ना वो बिल्कुल टूट चुकी है और वहां बालिकाओं को रात दिन पत्थर डाले जा रहे हैं पीपल खूट आदिवासी कन्या छात्रावास में। ये छात्रावास की हालत है, तो इस पर भी मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इनकी जाँच कराई जाए। अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि बांसवाड़ा महिला छात्रावास निर्माण की स्वीकृति 10/9/2003 को जारी हुई थी। मेसर्स सूरज पोरवाल बड़ी सादड़ी इनको निविदा के अंदर ये काम आवंटित हुआ था और कार्य आदेश 20/12/2003 को दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, ये भी सही है कि 11/2/2005 को ये छत गिरी और छत गिरने के तुरंत पश्चात ही एडिशनल चीफ इंजीनियर उदयपुर को हमने इस बात के आदेश दिए कि अब उसकी तुरंत जांच करके और जांच रिपोर्ट प्रेषित करें। अध्यक्ष महोदय, जो प्रारंभिक जांच जो 14 फरवरी को विभाग को प्राप्त हुई है उसमें जो आई ये बात, उसमें ये लिखा कि जो आरसीसी थी वो तो संतोषजनक थी, परंतु नीचे के खंभे ध्वस्त होने के कारण ये छत गिरी और छत गिरने के जो कारण बताया उसमें एक तो बताया पिलर की खराब चिनाई थी, पिलर की चिनाई का कार्य निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं हुआ था, बेड प्लेट्स आवश्यकता अनुसार नहीं लगाई गई थी और तराई बिल्कुल नहीं हुई थी। अध्यक्ष महोदय, इस पूरे कार्य की गंभीरता और लापरवाही को देखते हुए हमने तत्काल ही मुकेश बाडेल और लाड मोहम्मद जो एएन और जेएन इनको निलंबित किया और उसके अलावा जो शासी अभियंता थे मिस्टर थानवी और थानवी के साथ ही मिस्टर सतीश गुप्ता जिनका दिसंबर के अंदर स्थानांतरण हो गया था, चूंकि लाल मोहम्मद की जगह दिसंबर में ये पदस्थापित हुए थे, इन दोनों को भी शो कॉज नोटिस दिया है और उसमें 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन के पश्चात इनके खिलाफ अगर जो भी बात निकले के आएगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके अलावा जो अन्य बातें उठाई गई है अध्यक्ष महोदय, जितने भी काम इस टीएडी एरिया में पिछले 2 वर्षों में हुए उन सारे कामों का पूरा मूल्यांकन करने के लिए चाहे सड़क पीएमजीएसवाई में बनी हो चाहे कोई भवन निर्माण बना हो, मैंने एक एडिशनल चीफ इंजीनियर मुख्य अभियंता से उसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय तकनीकी अधिकारियों का दल बनाया है। दल मौके पर जाएगा, सारे काम टीएडी क्षेत्र में जितने भी काम हुए एक एक काम का मूल्यांकन करके उसमें अगर कोई भी काम मानक स्तर का नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। जब अभी आपने ये बात कही कि मानगढ़ में जो ऐतिहासिक स्मारक है उसके अंदर भी जो अनियमितता रही उसमें एक एक्शन देवीलाल और एक एक्शन लाड मोहम्मद, यही मान्य महानुभाव वहां थे, दोनों को 16 शीशे में चार्जशीट कर दी गई है, इनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये जो सारी जांच रिपोर्ट जो शो कॉज नोटिस हमने उच्च अधिकारी जिनके सुपरविजन में काम हो रहा था उनको शो कॉज नोटिस दिया है, हमने 7 दिन का समय दिया है और 7 दिन के समय के अंदर अगर इनकी भी नेग्लिजेंस पाई जाएगी तो इनको भी निलंबित करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय सदस्य, किसी को बचाने की कोई मंशा नहीं है। इस टीएडी क्षेत्र के अंदर जनता के पैसों का सदुपयोग हो और उसके अंदर मानक स्तर के काम हो, इसीलिए पूरे जितने काम हुए 2 सालों में उन सब की जांच करवाने के लिए और निश्चित समय के अंदर मैंने 2 महीने का समय दिया है, 2 महीने में पूरे एक एक काम की जांच होकर आ जाए और उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। सरकार किसी को बचाने की कोई मंशा नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो आपने ठेकेदार के बारे में कुछ नहीं बताया कि आपने ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको शोकाज नोटिस क्यों दिया है, आप इनको आज ही निलंबित करने की घोषणा कीजिए। अगर ये निर्दोष हो तो आप बहाल कर
देना, ये पक्षपात क्यों किया? माननीय मंत्री महोदय, शोकॉज नोटिस मानगढ़ का और उनको प्रकरण सस्पेंड किया। आपके अगर सामने हिम्मत हमने रखा है है और आप ईमानदारी का मानगढ़ शासन के चलाना मामले चाहते पर हो पिछली बार तो हमारा आपको रखा है। इस पवित्र सदन में हाउस के फ्लोर पर ही और क्वालिटी कंट्रोल वालों की क्या जिम्मेदारी आई थी? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वालिटी कंट्रोल वालों की क्या जिम्मेदारी आई थी? माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार मानगढ़ के मामले को हमने सदन में रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले समय में मानगढ़ के माननीय सदस्यगण स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। त्रिवेदी जी स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी ने जांच कराने के लिए कह दिया, जांच करा के दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कह दिया। और क्या चाहते हैं आप? और क्या चाहते हैं? मानगढ़ का माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट, अरे एक मिनट। माननीय मंत्री महोदय, आप द्वारा जो भी बताया गया जांच के बारे में, एक मिनट अशोक जी, एक मिनट साहब। अरे ने ये कहा है कि मैं मंत्री का आदमी हूँ, मेरे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक माइनॉरिटी का छोटा सा कर्मचारी, उसके साथ में इतना बड़ा भेदभाव। मंत्री महोदय, मैंने कहा मेरी सीधी सेटिंग है मंत्री महोदय से, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तरीका हुआ? मैं मंत्री देता हूँ, पेमेंट भी रोक ले। सेटिंग हो इसकी। एक मिनट में मेरी बात पूरी कर। एक सर का कोई दोष नहीं, एसी का कोई दोष नहीं। एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटे कर्मचारी को मानना चाहते हैं। ये लोग माइनॉरिटी का आदमी है, बेचारा कहाँ से देगा? उसकी सेटिंग नहीं बैठ पाई। नहीं तो अभी माननीय मैं सदन में घोषणा करता हूं कि जिस ठेकेदार ने इस काम को किया वो उस ठेकेदार का नाम है सूरज पोरवाल। इसको ब्लैक लिस्टेड करते हैं। इसका कोई भी पेमेंट होगा नहीं। जितना छतकार दूसरा है सारा पेमेंट रोकेंगे, पूरे मामले की जांच करवाएंगे। और यही नहीं, मैं सदन में आश्वस्त करता हूं टीआईडी क्षेत्र में जितने भी काम हुए हैं उनकी एक कमेटी बना के। आप सुने तो सही। मुझे अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं मांग रहा, मुझे सिर्फ 15 दिन का आप समय दे दें। मैं इसी सदन के अंदर अभी प्रारंभिक जांच मेरे पास आई है, पूरी जांच करवा के उसमें सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस में जिस स्तर पर हुई, एक कोई बख्शने वाला नहीं हो अध्यक्ष महोदय। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे इसके अंदर एक्शन हो, चाहे एसपी हो, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अंतिम रिपोर्ट आ जाए, पूरी जांच आ जाए, जांच के आधार पर जिनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी हो कार्रवाई निश्चित तौर पर। महोदय, ये क्या ये सही है कि 72 लाख का पेमेंट हो गया? यदि ये 26, एक बार सुनो, पेमेंट में एसी लेवल तक के आदमी की जिम्मेदारी आपकी विभाग ने निश्चित कर रखी है। बीच में क्यों बोल रहे हैं? तो आपसे निवेदन है माननीय मंत्री जी, दो काम करें। यहाँ पर सुपरविजन नेग्लिजेंस जिस लेवल की है, एसी लेवल की है, तो एसी, क्योंकि इतना बड़ा पेमेंट हुआ है। दूसरा, मानगढ़ के बारे में भी कहा है। मेरा निवेदन यह है कि आप वो अधिकारी जो ट्राइबल सब प्लान में नहीं रहे, ऐसे आदमी की कमेटी बनाइए जो उस इलाके में नहीं रहे, और उसके बाद उसमें जनप्रतिनिधि को जोड़कर आप काम करेंगे, तब ट्राइबल सब प्लान में क्वालिटी इंप्रूव होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक मैसेज आएगा, आप आज ये घोषणा करिए कि इतने बड़ा काम इतने कम समय में गिर गया। कम से कम आप मैसेज दीजिए कि एसी लेवल के आदमी सबको सस्पेंड करते हैं, और उसके बाद आप एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाकर जो काम करिए वो ठीक रहेगा। अन्यथा आप एक जेईएन लेवल के आदमी को सस्पेंड करेंगे, उससे तो मैसेज नहीं जाएगा। 72 लाख रुपए का काम, इतना काम नीचे गिर जाए, ये हम सब के लिए शर्म की बात है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जेईएन एएन कुछ भी नहीं, आप एसी लेवल के आदमी, जिसमें मानगढ़ भी सम्मिलित कर लीजिए, मानगढ़ के समय जो भी एसी था उसको भी सस्पेंड करिए, लेकिन आप एक मैसेज दीजिए कि ट्राइबल सब प्लान में क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये एक ऐसा मैसेज है जिसके संबंध में हमें सब चिंता करनी चाहिए। मैं इससे कहना चाहता हूँ कि ये ट्राइबल सब प्लान में न केवल पीडब्ल्यूडी, जिस विभाग के निर्माण के काम हो रहे हैं वो निर्माण के काम मानक के अनुसार नहीं हो रहे हैं। वहां पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कभी आईटीआई की बिल्डिंग बन रही है, कभी जापान और जर्मन के आगे कोलकाता बिल्डिंग बन रही है। सारे पैसे जो हम खर्च कर रहे हैं वहां पर बिल्डिंग पर, उनका क्वालिटी कंट्रोल ठीक नहीं हो रहा है, बिल्डिंगें गिर रही है। वो ट्राइबल सब प्लान में क्वालिटी का सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज हो रहा है। इसलिए माननीय मंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक मैसेज देने के लिए, हम ये नहीं कहना चाहते कि इसमें एक मैसेज देने के लिए आप घोषणा करिए कि ट्राइबल सब प्लान में सबसे पहले यदि पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट ने एजेंसी थी तो आप एसी
लेवल के आदमी सस्पेंड करिए और उसके ट्राइबल सब प्लान के अलावा जो आदमी आपका एडिशनल चीफ इंजीनियर किसी लेवल का है उससे जांच करवा के काम करिए, जिससे मैसेज आएगा। बाकी जेईएन में इनसे मैसेज जाएगा, कम से कम ये आप जरूर घोषणा करिए जिससे हम कह सकें कि हमने एक मैसेज दिया और यही हमारा काम होता है डेमोक्रेसी में, हम मैसेज ढंग से दें। बाकी आप जेईएन को करें, लाल मोहम्मद को करें, मोहन मोहम्मद को करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सीधा करिए इस मामले में कि इसमें निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी कोई मना नहीं कर सकता है कि यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल होने के बाद, एसी उसमें इन्वॉल्व होने के बाद, एसी का हेडक्वार्टर वहां होने के बाद यदि हेडक्वार्टर पर जाकर क्वालिटी कंट्रोल कंप्रोमाइज हो रहा है तो इससे बढ़िया घटिया चीज कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए मेहरबानी करके आप एसी लेवल के आदमी को सस्पेंड करिए और फिर कार्रवाई करिए। आपके डिपार्टमेंट अच्छे आदमी है, कॉम्पिटेंट आदमी है, इंटीग्रिटी के आदमी है, उनसे जांच करा के आप कार्रवाई करिए जिससे भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। ये आपको सदन को आश्वस्त करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय एक ही सुझाव था। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिंता जाहिर की है जिसके अनुसार 20 दिन में एक छत गिर जाए और उसकी आप पेमेंट हो जाए, मैं समझता हूं कि इसकी जांच इंजीनियर से न करा करके एसीडी से करवाया जाए, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से इसकी जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ होकर आ जाएगा। नहीं तो फिर ये लीपापोती होगी और एक दूसरे को बचाने की कोशिश होगी। इसलिए पूरा का पूरा मैटर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंपकर इसकी पूरी जांच कराई जाए ताकि टीएडी के कार्य जो हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छे हो सके। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, एक तो ये भ्रांति फैलाई जा रही है पूरी बोलिए। सभापति महोदय, एक मैं निवेदन यह कर रहा था, एक तो ये भ्रांति फैलाई जा रही है, पूरा भवन जो बना था सारा धराशायी हो गया। पूरा भवन नहीं, भवन का एक हिस्सा बरामदा वो टूटा, निश्चित तौर पर उसकी छत गिरी। और मैंने पहले भी निवेदन किया कि इसमें किसी को बचाने की आवश्यकता नहीं। एडिशनल चीफ इंजीनियर को मैंने उसी दिन जांच दे दी। उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट में जिनको उसने उत्तरदायी माना उन 2 अधिकारियों को मैंने निलंबित कर दिया, बाकियों को 7 दिन का शो कॉज नोटिस दिया है। निश्चित तौर पर नाथद्वारा से आने वाले मान्य सदस्य आप सही कह रहे हैं, इसमें सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस में किसी न किसी स्तर पर है, उनको किसी को बख्शने का इरादा नहीं। और टीएडी विभाग के अंदर जो चिंता व्यक्त की है कि काम मानक स्तर के नहीं हो रहे, इसीलिए मैंने यहाँ एक हेडक्वार्टर से एडिशनल चीफ इंजीनियर, एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर S&S PWD जयपुर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन PWD, इनको एक 3 आदमी कमेटी बनाई है जो पिछले 2 वर्षों में जितने भी काम हुए हैं सारे कामों की सूचना एकत्रित करके देंगे और उसमें जो भी दोषी पाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरा मैं निवेदन कर रहा हूं कि यहाँ मानगढ़ को लेकर कई तरह की चर्चा हुई। मानगढ़ के अंदर हमने पहले जांच करवाई थी और जांच के अंदर एक एक्शन और एक एएन, मिस्टर देवीलाल और एएन लाल मोहम्मद, ये 2 दोषी पाए गए थे। इनके खिलाफ 16 सीसीए के अंदर इनको चार्जशीट दे दी गई है। तीसरा ये कहा गया भुगतान कर दिया गया, भुगतान बिल्कुल नहीं किया गया और भुगतान जो शेष है मैंने उससे जो जिस ठेकेदार ने नेग्लिजेंस की उसका भी ब्लैक लिस्टेड करने की घोषणा मैंने सदन में अभी की है। इसके अलावा एएन और जेएन जो जिनके सीधा चार्ज में ये था उनको निलंबित कर दिया। और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, 15 दिन का समय मैंने मांगा है। 15 दिन के अंदर अंदर जो कमेटी मैंने बनाई है वो कमेटी जांच कर लेगी और उसमें जो कोई भी दोषी होगा, किसी भी स्तर का दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मैं पहले भी निवेदन करता हूं किसी भी तरह का कोई भुगतान भविष्य में नहीं किया जाएगा। ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आप एसीडी को क्यों नहीं देते इस मामले को? एसीडी से जांच कराने में क्या प्रॉब्लम है आपको? एसीडी को दीजिए, तब नहीं तो ये लगेगा कि आप उनको बचाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल बचाना नहीं चाहता, मुझे माफ करना है। मानगढ़ का पूरा काम ये आपके समय का है, हालांकि जिम्मेदारी मेरी है। आज विभाग का मंत्री हूँ, मैं जांच भी कराऊंगा और दूध पानी का पानी करेंगे। इसमें एक कोई नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो थानवी हो चाहे उससे बड़ा अधिकारी हो, किसी को नहीं बख्शा। माननीय सभापति महोदय, बांसवाड़ा का जो छात्रावास का बालिका छात्रावास का जो कार्यक्रम वो बना है, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वो बांसवाड़ा का जो छात्रावास स्वीकृत हुआ है वो किसके राज में हुआ था और नींवें किस टाइम किस राज में भरी हुई थी वो बताया जाए कि वो इनका सबका मालूम पड़ जाएगा। उनके कांग्रेस के राज में ये स्वीकृत हुआ था और कांग्रेस के राज में ये नींवें भरी गई थी। उस समय कांग्रेस दोषी है, न कि हमारी सरकार दोषी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को याद होगा, चूरू में एक पानी की टंकी टूटी तो हमने एसी लेवल के आदमी को सस्पेंड किया। हम आपके इंटेंशन पे नहीं कर रहे, चाहे मानगढ़ का मामला हो, किसी भी चीज में कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आप एक मैसेज दीजिए, नाम देवीलाल, लाल मोहम्मद, नाम तो वही आ रहे हैं। आप एक मैसेज दीजिए बहुत सिंपल कि वहां पर सबसे पहले एसी को सस्पेंड कर रहे हैं।
जिससे एक डिपार्टमेंट का मैसेज आए कि क्वालिटी कंप्रोमाइज में हम लोअर लेवल के लिए आदमी, बड़े आदमी को भी हम जिम्मेदार समझते हैं। और आप निश्चित तौर पर जैसा कल्ला साहब ने कहा है, ये बहुत जरूरी है कि आप वहां पर ट्राइबल सब प्लान के इलाके में यदि हमें क्वालिटी मेंटेन करना है तो एसीडी के जांच करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई भी आदमी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के राज में गलत काम हुआ है तो सजा मिलनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं उसमें। और ये मानगढ़ का मामला भी निश्चित तौर पर हम सबके लिए शर्म का मामला है कि इतना बड़ा स्मारक बन जाए, उसकी क्वालिटी से कंप्रोमाइज जाए, इससे घटिया बात किसी के लिए नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे राज में भी गलत काम हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप यदि मैसेज लोअर लेवल के आदमी को देना चाहें, उससे मैसेज नहीं जाएगा। आज सदन में घोषणा करिए कि एसी लेवल के आदमी को सस्पेंड कर रहे हैं हम, फिर आप क्वालिटी कंट्रोल का काम करने का जो आपने कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट लेके 15 दिन पे आप काम करिए और इसमें निश्चित तौर पर भी इन्वॉल्व करिए आप। लेकिन आपको एक्शन ऐसा लेना चाहिए जिससे एग्जाम्पलरी मैसेज जाए। बिना एग्जाम्पलरी मैसेज के कोई काम नहीं होगा। सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार की जो मंशा है वो मैसेज नीचे पर्कुलेट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट सरकार है, सरकार की मन में काम करने की इच्छा है, उसको रोकने में क्या तकलीफ है? मैं समझता हूँ माननीय सभापति महोदय, दोनों सरकारों में नकली काम क्या हो रहा है? एसी लेवल के आदमी को सस्पेंड करेंगे जिससे एक मैसेज जाए। बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, दोनों में नकली काम हुए, इनकी जांच कराई जाए पूरी तरह। सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, अन्य सभापति महोदय, खेतड़ी में भी कॉलेज का बरामदा 3 साल पहले गिरा था। क्या आप कृपया इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाइए, इससे आपकी और आपकी सरकार की स्वच्छ छवि होगी। आपको हिम्मत करके, आपको जो है हिम्मत करके जो भी दोषी हैं, मैंने जिनको आपने सस्पेंड कर दिया बहुत सही किया, कोई बात नहीं, लेकिन जो दोषी बच गए उनको आपको इस हाउस के फ्लोर पर ही सस्पेंड करना। सभापति जी, गिरा था उसको लगा रखा है। सभापति महोदय, आज कह रहे हैं कि उससे गलती की तो उसको कहाँ लगा दिया आप लोगों ने? आपकी सरकार में पिलाने में लगा रहा है। सभापति महोदय, मान्य वास्तव में काफी गंभीर विषय है, छत गिरी है, उसमें किसी ने कोई आपत्ति नहीं कर रहा। मैं नाथद्वारा से आने वाले मेरे साथी माननीय विधायक से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जब 14 तारीख को एक्सप्लेनेशन कॉल किया है, आज उसका 7वां दिन पूरा हो रहा है। ये पूरे हो नहीं गए, हो रहे हैं। जब एक बार टाइम दे दिया किसी भी अधिकारी को, कल कर दीजिए, जब टाइम किसी अधिकारी को दे दिया, अधिकारी को किसी ने गड़बड़ की है, पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन वो पनिशमेंट ऐसा हो कि आगे जाके भी जुडिशियल टेस्ट में वो सक्सेसफुल हो। एसीडी को दें, हमारा कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आज का समय, आज की तारीख से पहले अगर किसी पे एक्शन लेते हैं तो जुडिशियल टेस्ट ऑफ टाइम, अरे सुन लीजिए आप, उसमें आज का टाइम है, 7 डेज कंप्लीट होते ही उसके बाद में उसको कोई भी एक्शन लिया जाएगा तो कहीं पे भी जाकर वो उसको ना तो वो नगण्य को उसको नेगेट कर सकेगा, ना उसको कोई दूसरा जुडिशियल किसी प्रकार का लाभ मिलेगा। इसलिए थोड़ी सी इसमें एक दिन आज शाम तक अगर वेट कर लें, मेरे ख्याल से आपका भी जो मंशा है वो भी पूरी होगी और मंत्री जी भी करेंगे तो सही बात होगी, और अदरवाइज कर दिया तो वास्तव में कल के कल स्टे मिल जाएगा, इससे जल्दी न करें। भावना से सहमत है मंत्री जी, आज 7वां दिन है, कल माननीय उद्योग मंत्री जी की बात से सहमत है, लेकिन हम तो निवेदन ये करना चाह रहे थे कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी, आपने रिपोर्ट मांगी एससी से, एससी ने जेएन और एएन पर उनकी जिम्मेदारी ठोक दी और स्वयं बच गए। ये गलत काम हुआ है। आपको शोकाज नोटिस देने की बजाय आपको साथ के साथ चारों को सस्पेंड करना चाहिए था, चारों को। और 2 दिन जयपुर घूम के गए आप, क्या इससे जो है ये फर्क पड़ता है? सभापति महोदय, इतना आपके माध्यम से और निवेदन करना चाहूंगा, जो मानगढ़ के संबंध में बताया है, मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, 16 सीसी की चार्जशीट दे दी, चार्जशीट देने के बाद एक बार उसको जवाब देने की वो एक समय मिलता है, उतना समय कितना समय मिला मुझे अनुमान नहीं है, लेकिन वो समय मिलने के बाद निश्चित तौर पर एक्शन होगा, ये सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। मान गए। सभापति महोदय, मैं पुनः आश्वस्त करना चाहूंगा, एडिशनल चीफ इंजीनियर ने पूरे प्रकरण की जांच की। मंत्री महोदय, आपके आश्वासन से सदन संतुष्ट है। नहीं, मैं निवेदन कर 2 मिनट। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, मंत्री महोदय, जो उद्योग मंत्री जी ने बात कही है कि 7 दिन आज हो रहे हैं, कल आप सदन में घोषणा कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, बात सीधी बात है। अध्यक्ष महोदय, प्रारंभिक जांच मुझे प्राप्त हुई है एडिशनल चीफ इंजीनियर की, मुझे अंतिम जांच की रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके अंदर जिन दोषियों को इंगित किया जाएगा, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। पूरे टीएडी क्षेत्र के अंदर जो काम 2 वर्षों में हुए हैं,
मैं उन सारे कामों की जांच एक कमेटी से माननीय करा रहा हूं। मंत्री जी, पेमेंट माननीय किसी का मंत्री जी, मैंने पी किया काफी नहीं होती है, पेमेंट सस्पेंड विभाग करने के करेगा लिए नहीं। पी काफी होती और है, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर पी दिया, काफी है, और मंत्री जी सस्पेंड करने के लिए पी काफी होती है, डी की जरूरत नहीं है। आप काय को विधान कर रहे हैं? आपने नोटिस दिया है 7 दिन का, मंत्री जी कह रहे सहमत है कि 7 दिन आज शाम को खत्म हो जाएंगे, पी के बाद आधार पे कर सकते हैं आप, कल हाउस चलेगा। आप कम से कम इतना तो कमिट करिए कि प्राइमरी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में बात सामने आ रही है तो कल हम कार्रवाई करेंगे, ये बात करनी है आपको। हमने रिपोर्ट देखी नहीं है, इसमें कौन सी तकलीफ आ रही है कि सरकार की मंशा साफ है कि हम पी करने के बाद में यदि वो दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई करेंगे, कल घोषणा करेंगे, इसमें क्या तकलीफ है? हम आज घोषणा की तो बात करनी रहे। माननीय सदस्य सभापति महोदय, सभापति महोदय, ये हुई है कि 2 मिनट में बोलने की अनुमति, उसके बाद ये संवेदनशील सरकार ने पूरा जवाब दे दिया। अब ये बहस का विषय नहीं हो सकता कौन का कितना क्या करना है, तो मैं समझता हूँ ये समाप्त करके आगे कार्रवाई ली जाए। सभापति महोदय, ये सदन की गौरवशाली परंपरा रही है, सदन की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी और हम सबकी है। परंपरा अध्यक्ष महोदय, एक कार्रवाई किसी के ऊपर की नहीं और मतलब जो है लिप्त रहे उनको संरक्षण दिया। ऑर्डर प्लीज, बाकी सब बैठे द्वारा सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, संवेदनशील अध्यक्ष ओनली माननीय सीपी जोशी, सभापति महोदय बैठे, सभापति महोदय, इस सदन की गौरवशाली परंपरा रही है। हम सहमत है इस बात के लिए कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम नहीं हुई तो तभी तो बोल रहे हैं आप खड़े होके। आपका 1 साल हो गया, आप क्या बातें कर रहे हैं? आपका 1 साल क्या बातें कर रहे हैं? 1 साल हो गया, क्या बातें कर रहे हैं? अल्लाह करने से होगा। अध्यक्ष सभापति महोदय, भ्रष्टाचार हुआ है, ये संवेदनशील और पारदर्शी सरकार है जिसलिए ये तत्काल जो है जवाब भी देते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। सभापति महोदय, आप तो स्वयं जानते हैं। माननीय सभापति जी, भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचना श्री सी.डी. देवल। सभापति महोदय, आपने मुझे अलाउ किया है, आप बंद कर दिया, बैठ जाऊं मैं तब थे। सभापति, आपने अलाउ किया है, तो आपके सदस्य नहीं बोले थे। भाषण क्या करे, आपके सदस्य नहीं बोले। कोई नहीं, सब बैठ गए, सब बैठ गए। सभापति महोदय, हम विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहते हैं, जो उद्योग मंत्री जी ने बात कही है, आज 7वां दिन हो जाएगा आपने जो नोटिस दिया उसका, और नोटिस आने के बाद कल का दिन आपके पास है। हम ये कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये तो कोई तरीका ही नहीं है। होता है चीफ व्हिप है इसका, अध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिप क्या होता है? अभी हो सकता है क्या? अध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिप क्या? बहुत सारे नियम है, आप प्रक्रिया में और चर्चा मांग सकते हैं। अब ये क्या है, सदस्य आसन क्या कर सकता है? इनको ये जिम्मेदारी नहीं है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तत्काल कार्रवाई, ऐसी सतर्कता आपको इसको, आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। हम अलग करके बैठेंगे, अलग करो, यहाँ का अलग करेंगे, आप यहाँ का अलग करेंगे, बात ठीक है। उस तो से नहीं चलेगा, सरकार है, आप चला लीजिए उसको, हम यहाँ के अलग करेंगे, फिर बात ठीक होगी। आप कम से कम, ये तो कोई तरीका नहीं है। सदन में एक उद्योग, सदन प्रक्रिया और नियमों से चलेगा। सभापति महोदय, चलाइए, भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश सरकार के नुमाइंदे भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दबादारी से काम नहीं चलेगा, ये दबा के सदन चलाना चाहेंगे नहीं। बहुमत के आधार पर ऐसे कोई तरीका है क्या? आपने इनको नाथद्वारा से आने वाले सदस्य को बुला लिया। ये घटना तो बहुत बोल रहे थे, विधान से तो बात आप उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता क्या करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आसन के द्वारा इससे पहले नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को आपने पुकार लिया कि आप कुछ कहें, माननीय प्रतिपक्ष के नेता को आप कुछ कहें, आप अपने सदस्यों से अनुरोध करें कि अपनी सीटों पर जाए। ये घटना तो मानगढ़ जैसे प्रकरण में आज इन दोषियों को सजा नहीं देगी। मानगढ़ हमारा पूरा आदिवासी समाज का एक आस्था का केंद्र है, जहाँ पर इतना बड़ा घोटाला हुआ। पूरे आदिवासी समाज के आदिवासी का एक जलियांवाला कांड है, उस पर इतना एक हमारा राष्ट्रीय स्मारक है, इस पर इतना बड़ा घोटाला हुआ। माननीय सभापति महोदय, आदिवासियों के इतिहास के साथ शोषण किया गया, खिलवाड़ किया गया। मानगढ़ धाम
उसका चौथ वसूलने की वजह से पैसे खा गए, चुनाव में लाभ लेने के लिए चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। विषयांतर हो रहे हैं। ये है सभापति महोदय, आपने नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्यों को पुकार लिया और पुकारने के बाद आपके नेता प्रतिपक्ष वो अपनी बात कह रहे थे। इस बीच में ही मुख्य सचेतक जी जो हैं वो खड़े होकर व्यवधान करने लगे। एक तो आप उनको कृपया पाबंद करें कि वो एक मिनट बैठ जाए आप बीच में। माननीय सभापति महोदय, ये मुख्य सचेतक को फिर आप आदेश से लाचार हो रहे हैं। महोदय प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं, खड़े हो गए, बताइए आप इनको। व्यवधान करना है। मैंने प्रतिपक्ष के नेता को नाम पुकारा है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, कृपा करके आप अपनी बात कहिए और मुख्य सचेतक जी से जो सत्ता पक्ष के हैं उनसे आप उलझिए नहीं बातचीत वार्तालाप में। सभापति महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे किए हैं कि आज नोटिस का अंतिम दिन है, क्या आप कल सदन में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पर जो दोषी पाए जाएंगे उनको सस्पेंड करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, जो मैंने प्रश्न उठाया था, इस पूरे प्रकरण को क्या आप एसीडी में देने का विचार रखते हैं, और नहीं तो क्यों नहीं? सभापति महोदय, स्मारक है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसके भी आज सदन में मतलब माननीय मंत्री जी आप कहें कि इसका भी भ्रष्टाचार निरोधक के माध्यम से जांच करा जाए। ये हमारा पूरा निरोधक विभाग से जांच कराने की घोषणा करें। 12 लाख रुपए का अंदर सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन इतना बड़ा घोटाला करने वालों को अगर सजा नहीं मिलेगी। 16 सीसी का आपने नोटिस दिया है, क्या होगा? साल भर होगा 1600 नोटिस दिया है आपने। मैं चाहूंगा कि सभापति महोदय, अगर आज इस पर सभापति महोदय, मैं इस हाउस में धरने पर बैठूंगा। सभापति महोदय, ये अकेला बांसवाड़े का मामला नहीं है, जयपुर शहर के अंदर भी मोहल्ला डाकोतान और मोहल्ला नारवाड़ा स्कूल में भी इस तरीके से छत गिरने का मामला हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सब मामलों में कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई घोटाले वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक की जांच होगी, आप निश्चित रहें। मैंने नहीं दिया किसी को, मैंने किसी को जांच नहीं दी है, अपने आप खड़े हो रहे हैं। नो प्लीज। सभापति महोदय, होगा सिर्फ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। सभापति महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि हमने जो दोषी थे प्रारंभिक रिपोर्ट के अंदर जिनका दोष सामने आया उनको निलंबित कर दिया। बाकी अधिकारियों को सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस के लिए हमने शो का नोटिस दे रखा है। उनका उत्तर प्राप्त होते ही मैंने एक उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी बनाई है पूरे प्रकरण को देखने के लिए। वो गुणा अवगुण के दोष पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी और उस कार्रवाई के लिए मैं आपके माध्यम से सदन के सभी मान्य सदस्य को इस सदन में अवगत करा दूंगा। आज आनन फानन के अंदर मैं किसी को निलंबित करने की घोषणा कर दूं, कल कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में मामला जाकर स्थगित हो जाए, मैं समझता हूं उसमें अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और इसके अलावा जो यहाँ 2-3 तरह की बातें आपने और उठाई, आपने कहा कि इसको एसीडी में क्यों नहीं दे देते। अध्यक्ष महोदय, ये तकनीकी रूप से पहले सबसे पहले हम इस चीज को चिन्हित तो कर लें कि इसमें दोष कौन कौन का है, किस किस स्तर का है। अगर आवश्यकता पड़ी तो निश्चित तौर पर एसीडी में इस पूरे प्रकरण को देने में कोई संकोच नहीं होगा, परंतु चूंकि ये तकनीकी खामियां रही है, तकनीकी खामियों में हम उनको चिन्हित कर लें जिनके कारण से सारा काम हुआ। दूसरा, मैंने निवेदन कर दिया कि जो संवेदक इसमें था, जो ठेकेदार था, उसको भविष्य में विभाग में कोई काम नहीं मिलेगा, इसके लिए ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया। सारे जो इसमें पेमेंट होने वाले थे उन सारे पेमेंट को भी हमने स्टॉप कर दिया। और यहाँ मानगढ़ स्मारक की जो बात चली, इसकी पहले जांच हुई थी, इसमें 2 अधिकारियों को दोषी करके 16 सीसीए में नोटिस दिया है। और भी इसमें किसी तरह की बात होगी तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। पूरे टीआईडी क्षेत्र में जो सड़कें बन रही है उनके लिए भी, चूंकि ये चिंता मुझे भी है, आज जनता का पैसा है और खासतौर पर आदिवासी क्षेत्र में काम अच्छा हो, मानक स्तर का हो, इसके लिए पूरे मामले की जांच के लिए 2 वर्षों में जितनी सड़कें बनी है, 2 वर्ष में जितने भवन बने हैं, उन सब की जांच के लिए मैंने एडिशनल चीफ इंजीनियर के नेतृत्व में एक समिति बना दी। आप मुझे थोड़ा समय दे दें, मैं आपको इसी सदन में अवगत करा दूंगा। जांच रिपोर्ट में आज ही निर्देश दे रहा हूं कि जो शोकाज नोटिस दिया है उस नोटिस के आधार पर उनका क्या उत्तर प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ तो उत्तर तुरंत प्राप्त करके, अगर उत्तर उनका प्राप्त नहीं भी होगा तो भी मैंने अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि उसमें सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस किस किस स्तर पर हुई, वो सारी आपको मैं सदन में अवगत कराऊंगा, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इस सरकार की माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हाउस चला क्या? आप हल्ला करा दे बिल्कुल, आप चले जाओ उसको मान्य आप
तो हम कहाँ से हम किससे कर रहे हैं? आप जो है मेरे हम किससे कर रहे हैं? आप ये सदन बोल रहे हैं, आप ऐसे डायरेक्ट कैसे बोल रहे हैं माननीय सदस्य? सभापति महोदय बात कर रहे हैं माननीय सदस्य से, क्या धमका रहे हैं क्या? ऐसा है, आप आसन के माध्यम से बोलिए। तो आसन से ही बोल रहा हूं, वो सीधे सभापति महोदय और जो है बहुत आपत्तिजनक है, प्रतिपक्ष के नेता के काबिल है ही नहीं। आप ये नहीं हो। सभापति महोदय ये सही नहीं है। अखबार में कांग्रेस में आपके बारे में विचार किया कि इनको सभापति महोदय आपकी परफॉर्मेंस पर विचार हुआ। बड़ी और क्या खराब मैं विचार हुआ मैं प्रतिपक्ष से सभापति महोदय मैं प्रतिपक्ष से कहना चाहूंगा कि बीच के आदमियों की तरफ देख करके आचरण करें विधानसभा में। नकारा साबित कर दिया आपको और आप बोल रहे हो सदन का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तुम्हारे जैसे अज्ञानी आदमी हमारे सदन के नेता को ये इस तरह कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को मत बचाओ। सभापति महोदय इनको मत बचाओ, आपसे ये उम्मीद नहीं है राठौड़ साहब, आप आज ही घोषणा करो। सभापति महोदय नियमों की जानकारी तो बीच वालों को है, ये तो प्रतिपक्ष तो हमेशा हु अल्लड़ी करता रहता है। सभापति महोदय के लिए अलग से कमेटी बननी चाहिए, जांच कमेटी। मानगढ़ जो हमारा राष्ट्र बैठ जाइए वहाँ के लिए स्पेशल वहाँ पर कमेटी। जोशी जी आप बोलो वापिस एक बार। माननीय सभापति महोदय, ये आज माननीय मंत्री जी घोषणा करें। श्री सीडी देवाल, माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय। जोशी जी बोलेंगे पहले। ये मानगढ़ विधानसभा क्षेत्र आप बड़े अधिकारियों को क्यों बचा रहे हो? आप लायबिलिटी छोटों पे लाद रहे हो। माननीय सभापति महोदय और एडिशनल चीफ ने रिपोर्ट दे दी। अलग से कमेटी बननी चाहिए। बड़े अधिकारियों को क्यों बचा रहे हो आप? 16 का और 26 लाख का तो भुगतान हो गया, इस मामले को 10 तारीख तक ही हो गया। पता कर ले आप, ठेकेदार ने तो पेमेंट उठा लिया, जितना काम किया उससे ज्यादा बिल्कुल उठा लिया। ऑर्डर प्लीज। माननीय सभापति महोदय, एशियन के और एससी के दस्खतों से पेमेंट उठाया है माननीय मंत्री महोदय। माननीय सभापति महोदय, भुगतान तो हो गया। सभापति महोदय, जो सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रतिपक्ष के नेता महोदय के बारे में असंसदीय टिप्पणी की है, आप एक्सपंज करें। नो आप नहीं बोलेंगे। उसे आप एक्सपंज कराइए सभापति महोदय। सभापति महोदय, फिर हम हाथ जोड़ से आपसे निवेदन करना चाहते हैं, इस सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए आप क्या हमें कह रहे हैं मानगढ़ का मामला हो, मानगढ़ में जिन आदमियों के नाम लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी मैं कहना नहीं चाहता आपको, फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं जिनके नाम आपने मानगढ़ में लिए, पी में जो आदमी रिस्पॉन्सिबल थे उनको 16 सीसी से कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप मानगढ़ में भी सस्पेंड नहीं करना चाहते और आप कहते हैं राष्ट्रभक्त राष्ट्र की हम बातें करना चाहते हैं। आपको आज सदन में घोषणा करनी चाहिए कि मानगढ़ का मामला हो चाहे कोई भी मामला हो, हम किसी से कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और एसी लेवल के आदमी सस्पेंड करेंगे। क्या चीज आप ऐसी सस्पेंड नहीं करना चाहते? हमारे राष्ट्र में भ्रष्टाचार हुआ, हमारे खिलाफ आदमी कार्रवाई कर लीजिए आप, लेकिन आपका तो कमिटमेंट होना चाहिए। सदन में आज चल रहा है, मैसेज देना चाहिए कि हम एक एसी लेवल के आदमी को सस्पेंड किया जिससे क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होती है। एग्जेम्पलरी पनिशमेंट क्या होता है अध्यक्ष महोदय? इससे बड़ा एग्जेम्पलरी पनिशमेंट कुछ नहीं होता। 16 सीसी के नोटिस दे दिए, 17 सीसी के नोटिस दे दिए, आज दिन तक 16 सीसी 17 सीसी नोटिस में कोई क्वालिटी इंप्रूव हुई है? यदि क्वालिटी इंप्रूव हुई तो बंद कर दीजिए क्वालिटी कंट्रोल को। क्वालिटी कंट्रोल का कोई संबंध 16 सीसी 17 सीसी से नहीं है। ये सभी सदस्य जानते हैं बैठे हुए यहाँ पर कि वहां पर ट्राइबल सब प्लान इलाके में चाहे राष्ट्रीय स्मारक की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे और कोई चीजें की बात हो, उसमें क्वालिटी का कंप्रोमाइज हो रहा है। इसलिए आपको मैसेज देना चाहिए और खड़े होकर कहना चाहिए आज के दिन मानगढ़ का मामला हो चाहे ये मामला हो, हम आज एसी लेवल के आदमी को सस्पेंड करेंगे तब तो सदन की कार्रवाई ठीक ढंग से चलेगी। हम बहस कर ले, चर्चा कर ले, हाउस चलता रहा, इससे क्या मैसेज जाएगा? आज 5 करोड़ आदमी सरकार की तरफ देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं। आप मुख्यमंत्री जी के साथ निर्माण मंत्री हैं, संसदीय मंत्री हैं, सभापति महोदय पर्ची पर की कार्रवाई के संबंध में अपनी बात करनी पड़ेगी। और तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? अकाल पे चर्चा नहीं करें, पानी पे चर्चा नहीं करें, भ्रष्टाचार पे एक्शन नहीं ले, इससे तो अध्यक्ष महोदय काम नहीं होगा। माननीय सदस्य कृपा करके ब्याज हैं। 95 माननीय सदस्य, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय ने एक इम्पोर्टेंट बात सदन को
बताई है कि जब तक कि जांच नहीं हो जाए, यहाँ की चर्चा के आधार पर अगर आप एक्शन लेने के लिए विवश करेंगे और सदन के दबाव में आकर कोई भी एक्शन लिया जाएगा तो उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अदालतें व्यू ये लेती हैं कि राजनीतिक दबाव के आधार पर विधानसभा में सदन ने दबा करके अमुक कर्मचारी को सस्पेंड करवाया, उनको दंडित करवाया। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, ऐसी नज़रें पहले से हैं। एक बार हमने पिछली बार भी करवा दिया था पिछली विधानसभा में, और दूसरे तीसरे दिन ही वो हाईकोर्ट से उसको स्थगन मिल गया था। तो ऐसे जो उन्होंने फरमाया है उस पर हमें गौर करना चाहिए और इस चर्चा को यहीं समाप्त करें। अध्यक्ष महोदय गौर करें। मानगढ़ का मामला 1 साल का पहले का मामला है। हम अध्यक्ष महोदय मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ मैं कि वहां पर छत गिरी है, ये तो कोई इशू नहीं, दबाव को हम गिरवा आज एक्शन ले रहे हैं। आज 11 तारीख को छत गिर गई अध्यक्ष महोदय।